हेलो एवरीवन, प्रेम सुपरचार्ज वीडियो सीरीज के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, जब आप रिवीजन के लिए इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स को पढ़ना चाह रहे हैं या उसको रिवाइज करना चाह रहे हैं, या एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर आप इंडियन इकोनॉमी से ये सोचते हैं कि क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो कुछ विशेष जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। आज की इस वीडियो सीरीज में हम वैसे भी इंडियन इकोनॉमी को पूरा एक तरीके से यहाँ पर रिवीजन कर लेंगे, पूरा इसे पढ़ भी लेंगे, चैप्टर वाइज यहाँ पर देखेंगे क्या क्वेश्चन आपको किस टॉपिक से कितने पूछे जाते हैं। लेकिन एक आइडिया यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको दूंगा। देखिए, इकोनॉमी में दो चीज़ें हमेशा खास होती हैं। एक स्टैट्स हमेशा क्या होती हैं, नई चीज़ें, तथ्य आते हैं, ठीक है। और ये डेटा आपको कई तरीके के होते हैं, जिसमें सूचकांक होते हैं, रिपोर्ट होती हैं, आरबीआई की रिपोर्ट्स यहाँ पे जारी की जाती हैं, वित्त मंत्रालय की यहाँ पर रिपोर्ट्स जो बजट और आर्थिक सर्वेक्षण इत्यादि आता है। और इसके अलावा अगर हम देखें, कई सारे जो वित्तीय संस्थाएं हैं जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इस तरह के भी द्वारा रिपोर्ट्स, तथ्य, डेटा और इकोनॉमिकल पर्पज से चीज़ें जारी की जाती हैं, ठीक है। एक तो ये जानकारी आपको हमेशा इकोनॉमी में, और ये सारी चीज़ें हमेशा करंट टू अप टू डेट रहती हैं। दूसरी जो चीज़ हमेशा रहती है वो होता है आपको तथ्यात्मक जानकारी के साथ थोड़ा सा यहाँ पर आपकी थ्योरी। तथ्यात्मक जानकारियों में भी देखा जाए एक तरीके से कॉन्सेप्ट को लेकर के जानकारी आपको हासिल होना, यानी कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, बजट क्या होता है, भुगतान संतुलन क्या है, GDP क्या है, GNP क्या है, तो एक तरीके का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेसिस चीज़ों को लेकर के, जैसे सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को चलाई जा रही योजनागत चीज़ों, अगर हम इन चीज़ों को लेकर इकोनॉमी को आप पढ़ते हैं तो आप इकोनॉमी के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके किसी भी एग्जाम में जा सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है जब भी आप स्ट्रेटजाइज करें इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने को लेकर के, बस ये पहलू को हमेशा ध्यान रखें और पढ़ते समय आप इन्हीं चीज़ों पर फोकस होकर पढ़ सकते हैं। बाकी जब भी आप फाउंडेशन कोर्स के लिए पढ़ रहे हैं या फिर आपको आने वाले एग्जाम को टारगेट करके 2-3 साल बाद देना है, तो वहाँ पर एक सिरे से पढ़ना चाहिए, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पर एक NCERT के बेसिस जाना चाहिए, जो आपको 11th की आती है, 12th की आती है, वेस्टी और समष्टि यहाँ पर इकोनॉमी, उसको पढ़िए। उसके बाद फिर यहाँ पर एक आपको ऑथेंटिक एक बुक रखिए, उसको यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और सारी चीज़ों को A to Z, यानी कि एक बेसिक चीज़ों से लेकर एडवांस लेवल तक की चीज़ों को चैप्टर वाइज कवर करके यहाँ पे इकोनॉमिक पढ़िए। कॉन्सेप्ट अगर आपको इकोनॉमी के समझ में आ गए तो करंट के तहत जो भी कुछ घटनाक्रम आपको चल रहा होगा, आप ना सिर्फ उन न्यूज़ को यहाँ पर बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे, बल्कि आपको ये भी समझ में आएगा क्या ये न्यूज़ जो है मेरे लिए रिलेवेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए। आपको इकोनॉमी में आने वाली कोई भी समस्या जो होती है बस इन्हीं से रिलेटेड होती है। अगर आप इनको समझ के पढ़ेंगे तो आपकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा यहाँ पर टफ नहीं पड़ती है। और इसी के लिए मैं आपका एक बार रिवीजन कराने जा रहा हूं, जो इंडियन इकोनॉमी का पूरा एक रिवीजन मैं आपको इस वीडियो में कराने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप मेरे साथ यहां पर इसको पूरा रिवाइज करिए और समझिए इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या टॉपिक आते हैं और उस टॉपिक को लेकर एक एग्जाम के लिहाज से आपसे क्या पूछा जा सकता है। और उसके लिए फिर रिवाइज करते समय बैठें तो आप इनको अगर ध्यान में रखें, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वहाँ पर अपनी बुक्स या नोट से वहाँ पर एक बार उसको भी रिवाइज कर लें, उसको थोड़ा डिटेल में देख लें, ताकि वहाँ पर एक बेहतर समझ आपकी विकसित हो जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे आपका टॉपिक है नीतिगत आयाम, जिसमें हम राष्ट्रीय आय के टॉपिक को देखते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आय को लेकर के एग्जाम में काफी सारे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं और इसलिए इस टॉपिक को हमेशा अच्छे से कवर करके जाइए और इसमें कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ के जाइए। चलिए देखते हैं। पहला कि प्राथमिक घाटा को किसमें मापा जाता है, तो राजकोषीय घाटा से ब्याज भुगतान को माइनस कर दीजिए, निकल के जो आ गया वो हो गया आपका प्राथमिक घाटा। भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का जो आधार वर्ष है वो रखा गया है 2011-12। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सेवा सेक्टर, फिर इंडस्ट्री और उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणी की पहचान की है। वह श्रेणी कौन सी है, तो आय निर्धनता और मानव निर्धनता। भारत सरकार की न्यूनतम आय का स्रोत क्या है, तो यहां पे देखें सीमा शुल्क। केंद्रीय सरकार की पूंजी बजट प्राप्तियों का अवयव नहीं है, तो कर प्राप्तियां। आर्थिक क्रियाएं कौन सी नहीं है, तो स्वैच्छिक समाज सेवा जो होती है किसी प्रकार की आर्थिक सेवा नहीं है। आर्थिक सेवा का हमेशा एक मतलब होता है कि आपको कोई ना कोई उससे इनकम जनरेट हो रही हो। स्वैच्छिक सेवा में कोई यहाँ पे इनकम जनरेट नहीं होती है।
वर्ष 1998-99 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षित वार्षिक जो दर रही वो कितनी थी? 6.5%। नवम पंचवर्षीय योजना के मसौदे के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर रही कितनी? 7%। भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर 1995-96 में थी 7.5। भारत में वर्ष 2008-9 में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर थी 6.7। एशियाई विकास रिपोर्ट 2004 के अनुसार 2005 में भारत की समृद्धि दर कितनी थी? तो 6.9 और 2019 में इनकी रिपोर्ट के अनुसार रही 5.1। 2005-6 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पादन में जो वृद्धि थी 8.4। देखिए यहाँ पे ये डेटा है पिछले साल पूछे गए प्रश्नों के आधार पर, ये सब आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, लेकिन एक आइडिया हमेशा ध्यान रखिएगा कि अलग अलग संस्थाओं के द्वारा जो रिपोर्ट, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि रिपोर्ट जो जारी की जाती हैं वित्तीय जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा दिया गया स्टैटिक्स पोर्शन भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और ये आपके पास एग्जाम्पल है कि हाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये आगे भी पूछे जाते रहेंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद जून 2014 तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013-14 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी थी? 4.7%। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होगी कितनी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा यहां पे अनुमानित होती है। प्रति व्यक्ति चालू कीमतों पर आय वर्ष 2004-5 में सबसे कम थी, कब थी? तो यहां पे देखिए बिहार में थी, और 2022-23 में जो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय जो है गोवा की है, तो यहां पर आप देख सकते करीब 5,02,425 रुपए, जबकि न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है जहां 47,541 रुपए। प्रति व्यक्ति आय जो सबसे अधिक है अभी हमने देखा गोवा की है, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय जो सबसे न्यूनतम है वो बिहार की है। भारत सरकार के द्वारा मार्च 2011 में प्रसारित विज्ञप्ति के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 2009-10 में जो सबसे ज्यादा थी वो की थी? गोवा की। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की जो सर्वाधिक उपयुक्त माप होती है वो क्या होता है? प्रति व्यक्ति उत्पाद कितना है। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किससे होता है? कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद से यहां पर है। इसी तरह भारत में हिंदू समृद्धि दर जो संबंधित है आपकी राष्ट्रीय आय से भी रिलेट करती है, राष्ट्रीय आय कहिए या उसे यहां पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहिए, सेम है। इसी तरह वर्ष 2015 में भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु आधार वर्ष के रूप में क्या प्रयुक्त किया गया था? सन 2011-12 को। इसके बाद बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जो अधिकतम दर थी कब थी? 1996-97 में। इस समय भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का जो योगदान है 2018-19 के हिसाब से देखें तो 16.1%। 2006-7 में भारत की जीडीपी में जो उद्योग का अंश था वो कितना था? 25 से 30%, और 2018-19 में देखा जाए यहां पर 29.6% है। इसी तरह भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2010-11 में कृषि संबंधित क्षेत्रों का जो योगदान था वो 15% था, जो अब घट के 14.5% तक आ गया है। 2006-7 में भारत में जो बचत अनुमान है वो कितना है? तो जीडीपी का करीब 32% है, 32%, और 2018-19 के लिहाज से अगर देखा है तो ये आपको आ गया है 30.5%। भारत में कर राष्ट्रीय उत्पाद अनुपात है कितना है? तो यहां पर आप देख सकते हैं 10%। भारत में बचत सर्वाधिक योगदान कौन करता है? तो घरेलू क्षेत्र करता है। भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए जो केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी होती है, कौन सी एजेंसी काम करती है? तो योजना आयोग, जो कि अब समाप्त हो गया है। वर्तमान में देखा है इसके आधार पर नोडल एजेंसी नीति आयोग यहाँ पे काम करती है। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने के लिए जो अनुशंसा की गई थी किस कमेटी के द्वारा? केलकर कमेटी के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का जो प्रथम मापन किया गया कब किया गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। आर्थिक नियोजन के युग में भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का जो हिस्सा था पहले बढ़ा, उसके बाद धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके बाद मार्केट कैप का परिमाण उसके जीडीपी से अधिक है, यहां पर देखा जाए तो यूएसए का। इसी तरह सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी कि श्रम की भागीदारी कम है, क्योंकि यहां पे कीमतों की तुलना में देखा जाए तो मजदूरी कम है। राष्ट्र की संपदा में शामिल नहीं किया जाता, तो यहां पे देखा जाए मुद्रा पूर्ति को।
यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक यहां पर जो आय होगी वो क्या हो जाएगी, अपरिवर्तित हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि कीमतें बढ़ी और साथ साथ मौद्रिक आय भी बढ़ गई। दोनों जब बढ़ गया तो यहां पर आपको वेतन चाहे जितना बढ़ गया, वेतन के साथ महंगाई अगर बढ़ गई तो फिर यहां पर देखा जाए आपको वास्तविक जो आय है उसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं आया। वर्ष 2009-10 में स्वास्थ्य पर लोक व्यय जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना था, 1.09%, और वर्ष 2022-23 में देखा जाए तो ये हो गया 2.1%। इसी तरह पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की जो अधिकतम सीमा थी वो कितनी थी, तो 10 लाख थी, वर्तमान में देखा है 20 लाख हो गई है। इसी तरह साधन लागत या फैक्टर कॉस्ट पर स्थिर कीमतें पर जीडीपी की समृद्धि दर जो सर्वाधिक थी कितनी थी, वर्ष 2006-7 में। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या था, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक समृद्धि जो दर प्राप्त की गई देखा जाए तो वर्ष 2006 और 7 में। आयकर विभाग के द्वारा जारी पैन कार्ड जो प्रयोग नहीं किया जा सकता वो है पते के प्रमाण पत्र के रूप में। अगला देखिए यहां पे टॉपिक आता है जो इकोनॉमी में आप पढ़ते हैं, राजस्व एवं राजकोषीय नीति को लेकर के। अब यहां पे देखिए कई सारे प्रश्न यहां पर इस टॉपिक से आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष हमेशा देखा है केंद्रीय वित्त मंत्री है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था कितना था, 6.4%। 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए यहां पर इंपॉर्टेंट पहलू क्या थे कि मजबूत वृद्धि, वित्तीय समेकन एवं एकीकरण और उच्च विदेशी मुद्रा भंडार। वह वक्र जो कर की दरों और सरकारी राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है वो कौन सा होता है, लेफर वक्र। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाना और लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना दोनों ही जो मुख्य स्रोत किसके हैं, विषय होते हैं राजकोषीय नीति के। संघ के बजट में राजस्व व्यय की जो सबसे बड़ी मद होती है कौन सा, राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान। अप्रत्यक्ष क्या है, जो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं आप, जैसे जीएसटी है जो विभिन्न सेवाओं के संदर्भ में वस्तुओं में आप प्रोवाइड करते हैं या आप पे करते हैं। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड जो संबंधित है देखा जाए आयकर से है। जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च के तुलना में कम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, राजस्व घाटा। इसके बाद भारत सरकार की राजकोषीय नीति का क्या उद्देश्य नहीं है कि पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराना, यह राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं होता है। केंद्र सरकार के बजट में चालू खातों में व्यय का सबसे बड़ा जो मद है यहां पर देखा जाए तो ब्याज के भुगतान करना, यानी जो ऋण लिए गए उस पर बनता है ब्याज, उस ब्याज का भुगतान करना। वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 2005 के बजट से परिमाण यानी कि आउटकम जो बजट था विचार उस पर लागू किया गया। इसके परिणामों की यथार्थ सत्यापित करने का जो दायित्व है किसके ऊपर है, वित्त मंत्रालय और योजना आयोग पर संयुक्त रूप से था, जो कि योजना आयोग अब समाप्त हो चुका है तो वित्त मंत्रालय पर है। इसी तरह संघ बजट 2010-11 में प्राथमिक घाटा जो अनुमानित किया गया था, यहां पे देखा है सकल घरेलू उत्पाद के 2% से कम, यानी कि 2020-21 में देखा जाए तो इसे रखा गया है 0.4%। भारत में सकल घरेलू बचतों का सर्वाधिक जो हिस्सा यहां पर देखा है किसका है, तो भौतिक परिसंपत्तियों का। लेखानुदान एक टर्म आता है, यहां पे ये पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे कि यहां पे आप इकोनॉमी आप पढ़ते हैं, बजट के संदर्भ पढ़ते हैं तो वहां पर ये आता है लेखानुदान। लेखानुदान सरकार को अनुमानित प्रदान करता है, अनुमति किस चीज के प्रदान करता है कि एक निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की स्थिति को ही यहां पे लेखानुदान कहा जाता है। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की जो घोषणा की गई थी वीपी सिंह के द्वारा। मुद्रास्फीति की दरें आधारित होती हैं किन चीजों पर, तो थोक मूल्य सूचकांक पर। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की जो सिफारिश की गई यहां पर देखा जाए तो केलकर समिति के द्वारा की गई है। भारत सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है तो मार्ग पर यानी कि कर यानी कि टोल टैक्स। मोडवेट जो संबंधित है देखा है मूल्यवर्धित कर यानी वैट। भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का जो सुझाव दिया गया था कॉडलर के द्वारा।
आगे देखते हैं। वह कर जो संघ द्वारा लगाया जाता है, वसूला जाता है, किंतु संघ और राज्यों के बीच बांटा जाता है, वो कर कौन सा है? तो देखिए यहां पे आता है, ऐसे कर को हम कहते हैं कृषि आय के अतिरिक्त अन्य कर। केलकर समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में निगम कर को घटाकर 30% करने का यहां पर सुझाव दिया था। भारत सरकार की आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है, तो यहां पर देखिए जीएसटी, जो कि 2019-20 के अनुसार भारत में केंद्र सरकार की कर आय के दो सबसे बड़े स्रोतों के रूप में जीएसटी और निगम कर आय कर हैं। यहाँ पे 18 और 17%। देखिए ये चीजें चेंज होती रहती हैं हर साल। जब मैंने कहा है कि डेटा हमेशा क्या है, ये पुराना डेटा है, लेकिन क्वेश्चन हम सिर्फ ये देख रहे हैं रिवाइज करने के संदर्भ से। आपको देखिए हर तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए डेटा बेस्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको रिसेंट के डेटा बेस्ड टॉपिक्स को, रिपोर्ट्स को आपको जरूर पढ़ के जाना है, जिसमें बजट हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, आरबीआई की रिपोर्ट हो गई, और अंतर्राष्ट्रीय या वित्तीय यहाँ पे जो रिपोर्ट और सूचकांक आपको आई हैं उनको जरूर पढ़ना है। इसके लिए करंट अफेयर्स को फॉलोअप करिएगा। वार्षिक घटनाक्रम के करंट अफेयर सीरीज में मैंने आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराई है, रिवीजन कराया है, उसको जरूर यहाँ पे देखिएगा। करंट अफेयर्स आपको देखा है यूपीपीएससी के वार्षिक घटनाक्रम को फॉलोअप जरूर करिए। खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि जो नहीं करता है, तो यहाँ पे देखिए कौन नहीं करता है, आयकर नहीं करता है। अप्रत्यक्ष कर है, क्या है? तो देखा जाए एक बिक्री कर है। केंद्र सरकार जो नहीं लगाती है, क्या नहीं लगाती है? तो मनोरंजन कर या राज्य कर नहीं लगाती है। इसी तरह प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर देखा जाए तो आपको आयकर एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनकम पर लगने, क्योंकि वो डायरेक्टली आप पे करते हैं। वैट लगाया जाता है, वैट लगाया जाता है उत्पादन तथा अंतिम विक्रय के मध्य सभी यहां पे रूपों पे लगाया जाता है। 2009-10 में संघ सरकार के कर आय का सर्वप्रमुख साधन क्या था? तो यहां पे देखिए निगम कर यानी कॉर्पोरेशन टैक्स, वर्तमान में देखा जाए तो जीएसटी। इसी तरह 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी केंद्रीय करों में यहां पर हो गई थी 32%, जो 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत थी यहां पर आपको 42%। इसी तरह भारत में कृषि आय कर पर लगाया जा सकता है, देखा जाए तो राज्य सरकारों के द्वारा। अगला देखिए, वर्ष 2009-10 में संघ सरकार के कर आय का सर्वप्रमुख जो साधन था वो था निगम कर, जीएसटी निगम 2019-20। राज्य सरकारों के द्वारा क्या कौन सा कर नहीं लगाया जाता? तो निगम कर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यहां पर ये किसके अंतर्गत आता है? संघ सरकार के अंतर्गत। आयकर छूट नहीं है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना पर। सेनवैट का संबंध किससे है? तो केंद्रीय उत्पादन शुल्क से। केंद्र को वर्ष 2007-8 में सर्वाधिक आय की प्राप्ति किससे हुई? तो निगम कर से, जो वर्तमान यहां पर जीएसटी से रिलेटेड है। निगम क्षेत्र की आय से संबंधित नहीं है, तो यहां पर देखा सामूहिक अतिरिक्त लाभ कर। केवल संघीय सरकार के लिए होती है, क्या होती है? तो सीमा शुल्क और निगम कर। आगम का सबसे बड़ा स्रोत है, आगम का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? जीएसटी है। एक कर समूह जो केंद्र सरकार के द्वारा एकत्र किए जाते हैं और राज्यों के साथ यहां पे बांटा जाता है, वो कौन सा है? उत्पाद कर, आय पर उपकर और तट कर। प्राथमिक मूल्यों पर भारत की सकल राष्ट्रीय उत्पाद से सर्वाधिक जो अनुपात यहां पर होता है किसका? राजकोषीय घाटे पर। प्रत्यक्ष कर है, तो देखा जाए संपदा कर। वह कर जो संघ के द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है, किंतु संघ तथा राज्यों में यहां पर बांटा जाता है, कौन सा है? तो कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। वर्ष 2013-14 में संघीय सरकार के कर आगम साधनों में सबसे बड़ा जो स्रोत था यहां पर देखा जाए तो आपको सामूहिक कर, यानी कि वर्तमान में देखा है आपको जीएसटी है। अगला देखिए, स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत जल तथा मलजल सीवरेज का वित्त पोषण जिस राजस्व से होगा उसको हम कहते हैं संपत्ति कर। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2015 को उपकर लगाया था, जो कि यहां पर उपकर की दर कितनी थी? 0.50%। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो बराबर हो जाएगा किस चीज के? राजकोषीय घाटे के। हाल ही के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का जो सबसे बड़ा मद रहा है वो है ब्याज की अदायगी। भारत में संघीय बजटों में सबसे अधिक जो रकम होती है देखा है आगम या रेवेन्यू या व्यय। आय एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को हम कहते हैं सीमा कर के नाम से, आयात और निर्यात दोनों पर लगता है।
भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक जो योगदान यहां पर है राजकोषीय घाटे का। वर्ष 2000-2001 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा स्थिर रखा गया था 5.1, जो कि 22-23 में 6.4 हो चुका है। आपको ध्यान किसका रखना है? 2023-24 का। इसके अलावा 2024 का भी बजट रखा गया है, उसको भी आप देख सकते हैं इसमें। 2095-96 में केंद्र सरकार की आगम आय में तट कर तथा उत्पाद कर का जो योगदान है वो 42%, जो वर्ष 1920 में देखा जाए तो कितना था आपको? 25%। वर्ष 1996-97 के संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य रखा गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 5%। संघीय बजट 2011-12 में सर्वाधिक धन का आवंटन जो किया गया था किस पर? ऊर्जा पर। 13 फरवरी 2014 को लगातार छठवीं बार शून्य घाटे का बजट जो प्रस्तुत किया गया था जम्मू तथा कश्मीर में। आगे देखिए, मध्यावधि 2008-10 के मध्य केंद्र सरकार के चालू खाते में से व्यय का सबसे बड़ा जो मद था यहां पर देखा है किसका है? ब्याज भुगतान का। संघ बजट 2010-11 में राजकोषीय घाटा जो अनुमानित है जीडीपी का 5.5%। वर्ष 2019-20 में जीडीपी का कितना परसेंट? 3.33% था। 19-20 में 3.33% हो गया। इसी तरह यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा सकल प्राथमिक घाटा। 12वें वित्त कमीशन की सिफारिशों के अनुसार 2009-10 तक केंद्र एवं राज्यों का राजस्व घाटा होना चाहिए, तो यहां पर देखा जाए 0। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय जो घाटा है वो सदैव देखा जाए तो अधिक रहेगा। इसी तरह राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में जो पारित किया गया था तो 2003 में। हाल ही के वर्षों में संघीय सरकार के बजटों में व्यय का सबसे बड़ा जो मद यहां पर है वो है ब्याज की अदायगी। संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की जो पूर्ति की जाती है घरेलू उधारों से। भारतीय केंद्र सरकार के बजट में राजस्व घाटे से जो ब्याज भुगतान घटाने पे प्राप्त होता है वो है प्राथमिक घाटा। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक जो योगदान होता है किसका होता है? राजकोषीय घाटे का। 2015-16 में संघ सरकार के बजट में बीमा कंपनियों की अंश पूंजी के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा जो बढ़ाकर कर दी गई है, कितना कर दी गई है? तो यहां पर आप देख सकते हैं 49%, जो वर्तमान में देखा जाए तो 74% है। इसी तरह 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई रेड्डी, 15वें केनके सिंह बने। 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय सरकार के बांटे जाने वाले करों में से राज्यों का जो प्रतिशत था 30.5%, 14वें वित्त आयोग ने इसे 42% कर दिया था। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटती है। कौन सा? यहां पर तट कर, क्योंकि यूपी का कोई तटीय इलाका लगता ही नहीं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है करों का राज्य व केंद्र बंटवारा करना। भारत के 13वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों की सृजित आय को राज्यों के मध्य बंटवारे करने की संस्तुति करते समय सर्वाधिक जो भार प्रतिशत दिया वो जनसंख्या पर, जो 14वें में भी देखा गया 50% था। वित्त आयोग का गठन किया जाता है, यहां पे देखिए 5 वर्ष की अवधि के लिए। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों की समयावधि जो थी वो 2010 से 2015 के लिए थी। 13वें वित्त आयोग के द्वारा केंद्रीय कर राजस्व को राज्यों में बांटने के हेतु संस्तुति की गई 32%, 14वें में देखा है कितना था? 42%। 13वें वित्त आयोग के द्वारा प्रस्तावित है केंद्र एवं राज्यों का संयुक्त ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2014-15 तक होना चाहिए। ये 76% है, जो कि 68% था आपका 2018-19 में। 12वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्र के द्वारा राज्यों को हस्तांतरित किए जाने वाले हिस्सेदारी योग्य कर संग्रह की जो मात्रा निर्धारित की गई है तो ये देखा 30.5%। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा होता है तो वित्त आयोग की सिफारिश पर यहां पर होता है। इसी तरह 11वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की कि संघ द्वारा एकत्रित करों की धनराशि में राज्यों का वितरण योग्य अंश होना चाहिए, तो देखा 29.5%। आगे देखते हैं।
केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की जो विवेचना की गई है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत? अनुच्छेद 268 से लेकर के अनुच्छेद 281 के अंतर्गत। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा को छापकर बांटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? मुद्रास्फीति। आर्थिक समीक्षा को तैयार करने और प्रकाशित करने का जो दायित्व होता है किसके ऊपर होता है? वित्त मंत्रालय का। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सहायिका का मान सबसे अधिक रहा कब? 2007-8 में, जो वर्तमान में दिखाया 8.5% है। सहायिका मतलब कि यहां पे सब्सिडी। वर्ष 2009-10 में सेवाएं जो सेवा कर के दायरे में रहीं उनकी संख्या कितनी थी? करीब 114। आयगत लेखे पर संघ सरकार के व्यय का सर्व प्रमुख यहां पर जो मद है उसमें देखा जाए तो ब्याज भुगतान। 13वें वित्त आयोग के द्वारा यह प्रस्तावित है कि केंद्र एवं राज्यों का संयुक्त ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात का वर्ष 2014-15 तक यहां पर होना चाहिए कितना? करीब 68%। सार्वजनिक क्षेत्र की जो बचतें हैं 2098-99 के पश्चात ऋणात्मक रहने के उपरांत धनात्मक हो गई, तो देखा है 2003-4 में। संघीय बजट 2005-6 में प्राप्तियों का सबसे बड़ा जो स्रोत था वो कौन सा था? तो यहां पे देखिए उत्पाद कर, जो वर्तमान में अब हो गया है जीएसटी। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। जैसे कि इस साल क्या बजट आपको आर्थिक सर्वेक्षण आया है? तो नहीं आया है, क्योंकि देखा इस साल लोकसभा चुनाव होने हैं, नई सरकार आएगी, उसके पश्चात ही यहां पर डेटा जो होगा प्रस्तुत होगा। तो फिलहाल इस साल देखा जाए तो एक यहां पर आपको रिपोर्ट लेकर आई गई इकोनॉमी को लेकर के, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण यहां पे प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता घोषित किया गया है 1994 से। जिला साख योजना बनाई जाती है लीड बैंक के अंतर्गत। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव यहां पर सरकार में थे, या जब यहां पर वो प्रधानमंत्री थे। सेवा कर है। सेवा कर क्या है? तो यहां पर देखिए प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। सट्टे के द्वारा पूंजी पलायन को रोकने है जो टैक्स से तात्पर्य है वो है आपका टोबिन टैक्स। इसी तरह वह कर जो केंद्र के द्वारा लगाया जाता है और केंद्र और राज्यों में बांटे नहीं जाते हैं उसको हम कहते हैं आयात निर्यात कर एवं निगम कर। मॉडरेट योजना का जो उद्देश्य क्या था? इसके माध्यम से कच्चे माल के स्तर से लगाकर अंतिम उत्पाद तक प्रत्येक स्तर पर ड्यूटी से बचने के लिए लगाया गया था। तो ये राजकोषीय घाटे को लेकर के जो हमने देखा भी कि किस तरीके के प्रश्न आपको बनते हैं। काफी सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ स्टैट बेसिस हैं। कर कहां से आता है, कौन सा कर सबसे ज्यादा है, किसके बीच बांटा जाता है, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें क्या हैं, किस आधार पर है, उसका डेटा क्या है, कब ज्यादा कर था, कब कम हुआ, कितना परिवर्तन आया, और बीच बीच में ऐसे ही कुछ यहाँ पर सेवा कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जीएसटी क्या है, काउंसिल क्या है, उससे संबंधित संगठन। तो यहाँ पर राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है? तो कुछ कॉन्सेप्ट बेसिस चीजें हैं। तो जब भी आप चीजों को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जो रिवाइज करने के संदर्भ में तरीका क्या है कि इकोनॉमी में आपको दोनों चीजें ध्यान में, स्टैट बेसिस सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे उनसे रिलेटेड ही सेम टॉपिक से रिलेटेड कभी आपको यहाँ पर स्टैट बेसिस क्वेश्चन आएंगे तो कभी यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट बेसिस भी क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों चीजों को पढ़ते समय, रिवाइज करते समय यहाँ पे दोनों ही चीजों को समझ के चलना है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला चैप्टर देखते हैं। मुद्रा एवं बैंकिंग या मनी एवं बैंकिंग में देखा जाए तो ऐसे ही सिलसिला आपको इस टॉपिक में भी देखने को मिलता है और काफी सारे क्वेश्चन यहां पर इसमें ऐसे बनते हैं। जैसे कि देखते हैं, वह समिति जो सार्वजनिक बैंकों के समेकन से संबंधित नहीं है, रंगराजन समिति। हस्तांतरण भुगतान के उदाहरण हैं, तो इसमें देखिए बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भुगतान और वृद्धावस्था पेंशन, ये क्या है? हस्तांतरण भुगतान है, सरकार के द्वारा इनको यहां पर भुगतान किया जाता है। आगे देखिए कुछ यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, मिलान करने को लेकर पूछा गया कौन से संगठन का संस्थान कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूछा गया, एक तरफ यहाँ पे बैंक, दूसरी तरफ यहाँ पे मुख्यालय। जैसे इंडियन बैंक का चेन्नई में है, आईसीआईसीआई बैंक का वडोदरा में है, कॉर्पोरेशन बैंक का बैंगलोर में है, केनरा बैंक का बंगलुरु में है। इसी तरह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उच्च शिक्षा वित्तीय संस्थान HEFA के गठन हेतु विश्व बैंक के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित किया गया, तो यहां पे देखिए केनरा बैंक।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का जो मुख्यालय है लखनऊ में है। इसी तरह यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे गवर्नर और उनका कार्यकाल भी पूछ लिया गया, तो आरबीआई के गवर्नरों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए डॉक्टर आई.जी. पटेल दिसंबर 1977 से सितंबर 1982, डॉक्टर मनमोहन सिंह सितंबर 1982 से जनवरी 1985, डॉक्टर सी रंगराजन दिसंबर 1992 से नवंबर 1997 और डॉक्टर सुब्बाराव दिसंबर 2008 से सितंबर 2013। वह कथन जो मुद्रा संकुचन के अर्थ की सही व्याख्या करता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा हो, तो यहां पर ऐसी स्थिति को हम मुद्रा संकुचन की स्थिति कहते हैं। अगला देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति का एक साधन जो नहीं है वो है माल और सेवा कर के आधार पर, यहां पे इसका निर्धारण नहीं है। आरबीआई के द्वारा बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जो जुर्माना लगाया था, कितने बैंकों पर? 14 बैंकों पर एक साथ आरबीआई के द्वारा कड़ा एक्शन लिया गया था। अभी हाल ही में देखें तो आरबीआई के द्वारा ऐसा ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर भी ऐसा ही एक एक्शन लिया गया है, वहां पर जुर्माना, उनकी सेवाओं को बंद कर दिया गया है। उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए गठन किया गया था गोई-पोरिया समिति का। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो यहां पे देखिए सी रंगराजन। भारत में केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण है, यहां पर देखा है भारतीय रिजर्व बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र का भारतीय बैंक जो इको रैप रिपोर्ट यहां पे प्रकाशित करता है, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति का बाह्य सदस्य 2021 का यहां पे नहीं है, माइकल देवात्रा पात्रा। बासेल मानक संबंधित है, किससे संबंधित है? तो बैंकिंग सुधार से। वह संस्था जिसकी अध्यक्षता किसी महिला ने नहीं की है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान में रुपए की परिवर्तनीयता का अर्थ है कि रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। अगला देखिए, हाल ही के वर्षों में भारतीय रुपया मजबूत हुआ डॉलर के मुकाबले, वर्तमान में यहां पे देखा है कमजोर हुआ है। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार शुरू कब की गई? तो 1862 में। एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं होता है, तो मौद्रिक नीति का निर्धारण करते समय हम विदेशी विनिमय दर की स्थिरता को यहां पे प्राथमिकता नहीं देते हैं। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित कैसे किया जाता है? वृहद मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा। ठीक है। भारतवर्ष के सिक्कों की जो ढलाई होती है कहां पे? तो देखिए मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में, यहां पर टकसाल है जहां पे ये सिक्कों की ढलाई होती है। भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से प्रारंभ हुई? तो 1957। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई। रिजर्व बैंक के वह गवर्नर जो वित्त मंत्री भी हुए, सीडी देशमुख। हाल ही में भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूंजी को क्रय किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगी है। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव जो किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति दी गई है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन का आशय है कि सिक्योरिटीज में यहां पर व्यापार करना, तेजी से यहां पे जो मुद्रा तरलता है उसको यहां पे कम करना। इसी तरह गिल्ट एज में विपणन संबंधित होता है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। अगला देखिए, अगला कहता है कि यहां पे मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में करता है आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण करना, वो सरकार का काम है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सही कथन नहीं है कि वह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है। देखा जाए तो 1 रुपए की नोट यहां पे जारी नहीं करता और सिक्के भी जारी नहीं करता है। इसी तरह भारत में मुद्रा एवं साख का जो नियंत्रण किया जाता है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करते हैं, तो यहां पे देखिए आपको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारत में ट्रेजरी बिल जो बेचे जाते हैं, भारत में ट्रेजरी बिल देखिए तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बेचे जाते हैं। इसी तरह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो निर्धारित नहीं किया जाता है तो वो है पीएलआर। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो यहां पे देखिए साख सृजन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नोट निर्गमन की किस पद्धति का अनुसरण किया जाता है? न्यूनतम कोष पद्धति। भारत में नगद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए सत्य कथन क्या है? कि यह साख सृजन को कम करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाल के आकलन के अनुसार 2002-03 में जो विकास दर होगी वो कितना होगी? 5 से 5.5% और 2022-23 में 7.2%।
वह राज्य जिसके व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है वो है जम्मू कश्मीर। अप्रैल 2011 से यहां पर देखा जाए आपको करता है और सिक्किम का नहीं करता है। इसी तरह भारत में एक सिक्के यहां पे जारी करने के लिए जो अधिकृत है यहां पर आपको वित्त मंत्रालय। इसके बाद भारत में व्यावसायिक बैंकों के द्वारा साख सृजन का जो नियंत्रण करता है वो भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। आरबीआई के खुले बाजार संचालन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है कि प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को अपने स्टॉक में हमेशा कितना रखना पड़ता है? 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण। भारतीय मुद्रा में 1 रुपए का नोट जो जारी किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के उस पर हस्ताक्षर होते हैं, ना कि आरबीआई गवर्नर के। भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट छापने का जो अधिकार प्राप्त है वो 10,000 करोड़ रुपए तक का एक वित्तीय वर्ष में। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सीआरआर में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को उधार दिया जाता है। अक्टूबर 2001 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक रेट 7% से घटाकर 6.50% कर दिया गया था। वर्तमान में देखा है यह 5.40% है। पिछले एक वर्ष में जून 2010 तक जून 2011 के मध्य रेपो रेट में जो अंतर की कोट रही वो कितनी थी? 4% की। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं क्या कहा जाता है उसे? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, बैंक जब भारतीय रिजर्व बैंक को यहां पर देते हैं तो उसे रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होगा? जब बैंक या आरबीआई जो होता है बैंकों को ऋण देता है। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसी को हम क्या कहते हैं? रेपो रेट। आगे देखिए। इसके बाद बैंकों को अपने पास नगद धनराशि या कुल परिसंपत्ति के बीच अनुपात बनाए रखने के लिए यहां पर एसएलआर जो होता है जो प्रक्रिया अपनानी पड़ती है उसको हम एसएलआर कहते हैं। एक रेपो दर को नियमित करता है। एक रेपो दर देखा है नियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना है समाज के कमजोर वर्गों के लिए। निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए एवं सरकार को सस्ते ऋण सुलभ कराने के लिए ब्याज रेट यहां पर घटाई जाती है कई बार। 30 सितंबर 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक की नीति समीक्षा करते समय रेपो रेट जो था कितना था? 8%, जो कि वर्तमान में देखा है तो अराउंड 5.15%। वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियों का अर्थ है ऋण जिन पर ब्याज और मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए गए हैं। किसके द्वारा? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया था सर्वप्रथम सन 1969 में। भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1971 में व्यापारिक बैंकों का साख जमा अनुपात जो है वो निरंतर बढ़ रहा है। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है यहां पे देखा है 2019-20 के अनुसार। ठीक है, धीरे धीरे सरकार के मर्जीकरण की प्रक्रिया अपना दी है और काफी सारे बैंकों के यहां पर उन्होंने मर्ज कर दिया है। आइए देखते हैं। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई है वर्ष 1975 में। अभी हाल ही में स्वाभिमान नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? ग्रामीण निर्धनों के घरों तक और कलमों तक यहां पे पहुंचने की एक व्यवस्था, ताकि घरों और बैंकों में पहुंच यहां पर ग्रामीण निर्धनों की आसान हो सके। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण होता है वो है सावधि जमा धनराशि। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे जो महत्वपूर्ण अंश है वो किसका है? तो सावधि जमाओं का। सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली। किसने खोली है? तो यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। एक वाणिज्यिक बैंक की जो परिसंपत्ति है वो क्या होती है? किसानों को साख। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना। इसी तरह राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है तो यहां पे देखिए आईसीआईसीआई बैंक। अग्रण बैंक योजना जो प्रारंभ हुई है दिसंबर 1969 में प्रारंभ हुई है। इसी तरह लीड बैंक का कार्य किया जाता है इस कार्य हेतु नामित बैंक के द्वारा।
भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में जो सबसे बड़ा जो वाणिज्यिक यहां पे बैंक है तो भारतीय स्टेट बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र का जो वाणिज्य बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। भारत में वाणिज्यिक बैंक को राष्ट्रीयकरण जो हुआ 1969 में हुआ। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का जो सृजन किया गया था नाबार्ड के अधीन। भारत में ग्रामीण अवस्थापना कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य जो संस्थाएं थी वो है नाबार्ड। इसी तरह नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। 1995-96 स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का जो हिसाब रखता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। भारत में नाबार्ड बैंक पुनः यहां पर वित्त उपलब्ध नहीं कराता है तो निर्यात आयात बैंक को। इसी तरह गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के द्वारा वित्तीय और अन्य गतिविधियों को जो संपन्न करता है कौन करता है? प्रतिच्छाया बैंकिंग। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य क्या नहीं होता है तो यहां पे ध्यान रखिए बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था जुलाई 1969 में। वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक होती है यदि स्थिति कैसी हो? निम्न आय, निरक्षरता एवं बैंक शाखाओं का अभाव। पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला जो वाणिज्यिक बैंक बन गया वो है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों में से एक जिसमें सरकार की 100% यहां पे शेयर पूंजी है कौन सी है? BHEL यानी कि भेल। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विमल जालान पैनल जो गठित किया गया था किस संदर्भ में? नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझाव हेतु एक समिति का यहां पर गठन किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? YH मालेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर नहीं रहे हैं वो हैं राजा जे चिलैया। आगे देखते हैं नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग संरचना में सुधारों को लेकर के गठित किया गया था। भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण किस समिति के द्वारा किया गया? तारापुर समिति के द्वारा। स्वयं सहायता समूह SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित जो नहीं करता है नाबार्ड। RBI के ओपन मार्केट ऑपरेशन का आशय क्या है? सिक्योरिटीज प्रतिभूतियों में व्यापार करना। इनसाइड ट्रेडिंग का संबंध यहां पर किससे है? तो अंश यानी कि शेयर बाजार से। भारतीय रिजर्व बैंक है एक शीर्ष बैंक। मुद्रा पूर्ति को जो नियमित करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी 1935 में और फरवरी 2011 में स्वाभिमान कार्यक्रम जो लागू किया गया था इससे संबंधित हैं आपके बैंक साथी। तो एक और चैप्टर जिसको हम मुद्रा एवं बैंकिंग के नाम से जानते हैं। इसी से देखिए एक जुड़ा हुआ टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं मुद्रास्फीति, जिसको नियंत्रित करने को लेकर दिखाया तो यहाँ पर बैंकों के द्वारा बड़े स्तर पर कार्यवाही की जाती है, सरकार के द्वारा अपने स्तर पर यहाँ पे प्रक्रियाएं भी अपनाई जाती हैं और मुद्रास्फीति के कई अपने अलग अलग यहाँ पर पहलू भी होते हैं। तो जैसे मुद्रास्फीति को लेकर के किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे, काफी सारे देखिए यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बेसिस आपको मुद्रास्फीति से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इनको हम यहाँ पर देखते हैं। इससे क्वेश्चन जो आए हुए हैं रिवीजन के पर्पज से इनको आप ध्यान भी रखिएगा, ये आपको रिपीटेड भी होते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। जैसे कि शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का जो मापन आधार किया जाता है कैसे? सामूहिक उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक द्वारा। इसी तरह घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव कैसा पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी के द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति के आकलन की सबसे प्रचलित जो मापदंड होती है वो है थोक मूल्य सूचकांक। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि वहां पर आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात यहां पे सस्ते हो जाते हैं। अगला टॉपिक देखिए होता है पूंजी बाजार, जिसको हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। और पूंजी बाजार देखा जाए भारत में लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इससे संबंधित आपको प्रश्न भी वैसे ही यहां पर देखने को मिले। पहले पूंजी बाजार को लेकर उतने क्वेश्चन बनते नहीं थे, लेकिन हाल फिलहाल के समय में पूंजी बाजार एक बढ़ता हुए बाजार के तौर पर नई नई चीजें यहाँ पर डेवलप हो रही हैं और उसके आधार पर यहाँ पे क्वेश्चन भी इससे काफी बनने लगे हैं। जैसे कि यहाँ पर रिवीजन के पर्पज से हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, क्या क्या पूछा जा रहा है उससे आपको एक आइडिया लगेगा। बचतों यानी सेविंग्स और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है पूंजी निर्माण की प्रक्रिया।
पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है निवेश। भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI के आंकड़े जो जारी करता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसी तरह नवरत्न का तात्पर्य है सार्वजनिक क्षेत्र के वे 9 उद्योग जिन्हें पूर्ण यहां पे स्वायत्तता प्रदान की गई है। CBDT जुड़ा रहता है किससे? आयकर के नियमन से। गिल्ट आधारित बाजार के मायने क्या हैं? कि सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत के शेयर बाजार के कार्य को कौन नियंत्रित करता है? सेबी। दलाल स्ट्रीट जो यहां पर आपको स्थित है मुंबई में। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जो लागू नहीं होता है तो यहां पे देखिए समुद्री बीमा पर। एक्चुरीज जो शब्द यहां पर आपको संबंधित है बीमा से। शब्द बुल तथा बियर जो जुड़े होते हैं यहां पर देखा है शेयर बाजार से। इसके बाद कंपनी की साख की स्थिति का जो मूल्यांकन करता है क्रिसिल। स्मार्ट मनी शब्द का जो प्रयोग होता है क्रेडिट कार्ड में। मुख्यतया बैंकों के द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड का जो आशय यहां पर है वो है प्लास्टिक मनी। यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है वो है काली मुद्रा। BSE ग्रीनेक्स में सम्मिलित है 25 कंपनियां। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है भारतीय स्टेट बैंक, LIC, GIC और साथ ही साथ यहां पे IDBI। पूंजी बाजार से क्या आशय, यानी पूंजी बाजार हम किसे कहते हैं? तो यहां पर शेयर बाजार को हम पूंजी बाजार कहते हैं। भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार जिसे दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है, इसके शेयर सूचकांक को सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। कौन सा है? बंबई शेयर बाजार BSE। इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो यहां पे देखा है शेयर बाजार से ही। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं तो यहां पे देखिए क्रिसिल, केयर और इनक्रा। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक को है, उसका नाम क्या है? जैसे भारत में BSE है, ठीक निफ्टी है, वैसे यहां पर टोक्यो में देखें तो यहां पर आपको जापान का जो है उसको हम निक्की कहते हैं। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य क्या होता है? कि ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का यहां पर आपको लाभ प्राप्त होता है। शेयर बाजार की क्रियाओं का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? तो सेबी के द्वारा। तो शेयर बाजार को सेबी नियंत्रित करता है और बैंकिंग सेक्टर को RBI। इसके बाद भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज जो स्थापित हुआ था वर्ष 1882 में। दूसरा यहां पे देखिए भारतीय वित्तीय प्रणाली को लेकर के क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का प्रचलित मूल्यांक सूचकांक है। BSE में सूचीबद्ध ब्लू चिप कंपनियों का जो मापन, कितनी कंपनियां सूचीबद्ध होती हैं? 30 कंपनियां। भारत का मुख्य संविदा कानून कौन सा है? यहां पे देखिए भारतीय संविदा अधिनियम 1872। भारत में म्यूचुअल फंड को संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है तो सेबी के द्वारा। म्यूचुअल फंड को, शेयर बाजार को, सारा कुछ यहां पे विनियमित सेबी करता है। विदेशी बैंकों में से जो भारत में कार्य संचालन कर रहे हैं सबसे अधिक किसकी शाखाएं हैं? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। वर्ष 2004 में काबुल में काउंटर खोलने वाला पहला भारतीय जो बैंक बन गया, कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक। एक निजी बैंक कौन सा है? तो ICICI बैंक। कोषीय परिचालन में दक्षता एवं कार्य क्षमता के लिए एशियन बैंक अवार्ड 2001 किसे प्रदान किया गया था? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को, यानी कि IDBI को। कृषि और संबंधित क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत जो शाख प्रदान कर रहा है वो है विदेशी निजी बैंक। जनपद स्तर पे जो कार्यरत है उनको हम कहते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक। तो बैंकों की यहां पर अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग स्तर पर काम करने वाली शाखाएं हैं, बैंकिंग है। इसके बाद भूमि विकास बैंक भाग है सहकारी शाख संरचना का। कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है, भूमि विकास बैंक देता है। हाल ही के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का जो सबसे बड़ा स्रोत आया है वो कौन सा है? वाणिज्य बैंक। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई थी 1982 में। केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है तो जनपद स्तर पर। दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना कार्य किसका है? तो यहां पे देखिए भूमि विकास बैंक के द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी। कहां पर स्थित हुई थी? तो झांग में।
कृषि साख के क्षेत्र में जो शीर्षस्थ संस्था है कौन सी होती है? नाबार्ड के द्वारा ऋण वितरण काम किया जाता है। भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेजिडेक्स प्रारंभ किया गया था सन 2007 से। 31 मार्च 2015 तक इस गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंक खोलने का जो लाइसेंस दिया गया तो IDFC के द्वारा। भारत में देखा जाए तो बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए जो गठन किया गया था, किसका किया गया था? तो यहां पे आप देख सकते हैं इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण। भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। तो ये टॉपिक हो गया सेंसेक्स, सूचकांक, पूंजी बाजार को लेकर के जो क्वेश्चन टॉपिक्स इत्यादि बनते हैं। एक यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट आता है अवमूल्यन का, ठीक है, डीवैल्यूएशन करना, और इससे जुड़े हुए कुछ यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड ही इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि 2-4 क्वेश्चन यहाँ पर है। जैसे भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन कब किया गया था? वर्ष 1991 में। भारत ने रुपए का अवमूल्यन जो पहली बार किया था वर्ष 1949 में। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है जब व्यापार को ठीक करने के लिए, व्यापार को देखा जाए तो यहाँ पे बढ़ाने के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को आच्छादित कौन करता है? उपभोग साख एवं निवेश साख के द्वारा। और मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है कि मुद्रा के बाहरी मूल्य में यहां पर आपको कमी करना। आर्थिक नियोजन यानी कि फाइनेंशियल ईयर, जिसमें हम योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, नीति आयोग के यहाँ पे द्वारा बनाए गए प्लान इत्यादि से रिलेटेड आपके प्रश्नों को यहाँ पे देखते हैं। इस टॉपिक में भी देखा जाए तो मूलतः हम पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर के पिछले 12 पंचवर्षीय योजनाओं में घटित घटनाक्रम के आधार पर बने गए क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, वह पंचवर्षीय योजना जिसके दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया था, कौन सा था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है तो तकनीकीविद एवं नौकरशाह। इसके बाद देखिए सुमेलित करने को लेकर कुछ क्वेश्चन है। एक तरफ पंचवर्षीय योजना दी गई है, दूसरा यहाँ पे कौन सा मॉडल उस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरेट डोमर मॉडल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल, तृतीय पंचवर्षीय योजना एस चक्रवर्ती मॉडल और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल को आधार पर यहाँ पर बनाए गए थे। हर एक पंचवर्षीय योजना की अलग यहाँ विशेषता थी, अलग यहाँ पे क्षेत्रों फोकस थे और मूल लेकिन जो उद्देश्य था कि यहाँ पर देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? चार्ल्स बूथ। भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है, तो यहां पे देखिए ग्रामीण उद्योग। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को स्वीकार कब किया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। संसाधनों के उपयोग और भविष्य के लिए अनेक संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करता है सतत विकास। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर की अधिकतम क्या थी? समस्त योजनाओं में 11वीं में सबसे ज्यादा थी। विजन 2020 प्रपत्र जो तैयार किया गया था देखा जाए तो योजना आयोग के द्वारा। आगे देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र, राज्य, संघ, क्षेत्रों के द्वारा सबसे अधिक जो व्यय प्रस्तावित किया गया था सामाजिक क्षेत्र पर। 11वीं योजना के प्रारूप प्रपत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर के प्राप्त होने तथा जनसंख्या में 1.5% की वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारत की वास्तविक आय दोगुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में? मात्र 10 वर्षों में। उत्तर प्रदेश की 11वीं योजना में औद्योगिक विकास की दर जो निश्चित की गई थी वो 10.5%। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो सर्वाधिक आवंटन प्राप्त हुआ सामाजिक सेवा और ऊर्जा। 11वीं पंचवर्षीय योजना सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की जो आशा की गई थी निर्माण कार्यों में। 11वीं पंचवर्षीय योजना में IIT भारतीय प्रौद्योगिकी के संस्थान स्थापित कितने स्थापित किए गए थे? 8। 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 2007 से 2012। 11वीं योजना के अनुसार कृषि उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर का जो लक्ष्य है वो 4% है। भारत में योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में। योजना आयोग का जो अंत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और संविधानेतर जो संस्था है यहां पर देखा जाए तो वो भी योजना आयोग थी। आगे देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद जो मुख्यतः संबंध किससे है? तो पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने से।
राष्ट्रीय विकास परिषद जो गठित की गई 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन जो आरंभ किया गया 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। दशम पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर थी 8%। दशम पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर जो लक्षित की गई थी संचार में। दशम पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर जो रखा गया था व्यापार के लिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन की जो वृद्धि दर आपको अनुमानित थी वो थी 4%। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 हेतु प्रस्तावित यहां पर परिकल्पना पत्र में विकास का निर्दिष्ट जो लक्ष्य रखा गया वो था 8%। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का जो सुझाव दिया गया था जी मेडल के द्वारा। कृषि में ऋणात्मक विकास जो प्रदर्शित किया वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख लक्षण है देखा जाए तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में। भारत में योजना के आरंभ में किसी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या जो है वो थी आपको 6 वर्ष। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार जो प्रारंभ किया गया 1975 में। भारत में अनवरत योजना जो कार्यशील हुई 1978 और 79 में। इसी तरह दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला जो स्टील संयंत्र यहां पर आपको स्थापित किए गए वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अब चलिए बात करते हैं आर्थिक आयामों को लेकर, जिसमें हम देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है। इस क्षेत्र में क्या विकास किए गए, क्या योजनाएं चलाई गई और किस तरीके के यहाँ पे आउटपुट निकल कर आए, क्या विकास के पहलू इसमें शामिल हैं, उनसे संबंधित प्रश्न के आपको किस तरीके के एग्जाम में पूछे गए। एक एक करके यहाँ पर देखते हैं इनको। सबसे पहले एग्रीकल्चर को देखते हैं। भारत में कृषि जनगणना जो आयोजित की गई प्रत्येक 5 साल में। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक का जोत है उसे हम किस तरीके के किसान कहते हैं, तो यहां पे लघु कृषक। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार वाणिज्य बिल 2020 में उल्लेख नहीं किया गया था न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का। काशी लालिमा फसल की प्रजाति है किसकी, तो भिंडी की। पौधों में गूटी लगाने का कार्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए वानस्पतिक प्रसारण के लिए किया गया। कुछ फल हैं और उनका सर्वाधिक उत्पादन कहां किया जाता है, जैसे कि आम का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में है, लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में है, नारियल का सर्वाधिक उत्पादन केरल में है, सेब का सर्वाधिक उत्पादन आपका जम्मू कश्मीर में होता है। ऐसे ही एक और प्रश्न यहां पे देखते हैं। कृषि उत्पाद विकास एवं माल गोदाम निगम अधिनियम जो पास हुआ था कब, सन 1956 ईस्वी में। अब यहाँ पे कुछ क्रांतियां हैं, कृषि की क्रांतियां जो कि किस क्षेत्र से यहाँ पे संबंधित हैं उस पर भी प्रश्न आए हुए हैं। जैसे कि गोल्डन क्रांति बागवानी और शहद से, ग्रे क्रांति उर्वरक से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, शहद क्रांति आपको पेट्रोलियम उत्पादन से, काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से। अगला है शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधनों के लिए जो कार्य किया जाता है वो है एपीकल्चर। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार भारत में भूमि जोतों का औसत आकार कितना था, 1.08 हेक्टेयर। भारत सरकार के विपणन और निरीक्षण निदेशालय का जो मुख्यालय है कहां पे, फरीदाबाद में। चलिए अब यहाँ पे एक और मिलान और सूची है, जैसे कि एक तरफ आपको क्रांति है, दूसरी तरफ उससे संबंधित क्षेत्रों के बारे में। इंद्रधनुष क्रांति समग्र क्रांति है जो हरित, श्वेत, नीली, पीली, भूरी क्रांति को मिलाकर के मानी जाती है। नीली मत्स्य क्रांति मत्स्य विभाग से है, पीला जो है तिलहन उत्पादन से है, और यहाँ पर सफेद यानी कि आपको दुग्ध उत्पादन जो व्हाइट है या फ्लड आपको क्रांति है तो आपको दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति भारत के सबसे ज्यादा जो राज्य लाभान्वित हुए, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती और भूमि के प्रारूप को बदलना, भू प्रबंधन में सुधार, ये सभी लक्ष्य किसके अंतर्गत आते हैं, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के अंतर्गत। इसी तरह हरित क्रांति का सबसे अधिक जो प्रभाव महसूस किया गया गेहूं के उत्पादन में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में जो सम्मिलित नहीं थे तो तिलहन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशनों में सम्मानित नहीं है तिलहन। नेफेड में जो सबसे ज्यादा जो नेफेड का जो संबंध होता है किससे, कृषि उत्पादों के विपणन से। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का जो शीर्ष संगठन है वो भी नेफेड है।
हरित क्रांति का सर्वाधिक जो लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है तो गेहूं में। चावल की कृषि के अंतर्गत जो सर्वाधिक क्षेत्र आता है भारत में। इसी तरह धान उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान द्वितीय। माही सुगंधा जो प्रजाति है धान की है। बासमती चावल की संकर प्रजाति है पूसा RH10। धान की उत्पादकता सर्वाधिक है पंजाब में। धान की उत्पत्ति आपको देखा है दक्षिण पूर्व एशिया में हुई। संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक जो क्षेत्रफल यहां पर देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति आती है अपर्णा। बरानी दीप किस्म है आपको धान की। विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है तो द्वितीय। संकर धान की खेती सर्वाधिक जो लोकप्रिय है आपको चीन में। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म किसकी है धान की। देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले कौन पैदा करता है कर्नाटक। दलहनों का उत्पादन जो सर्वाधिक होता है मध्य प्रदेश राज्य में। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है MS स्वामीनाथन को। नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु। वर्ष 2011-12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन हुआ उत्तर प्रदेश। वर्ष 2022-23 में ऑपरेशन फ्लड 2 का जो संबंध है देखा जाए दुग्ध आपूर्ति से है। इसके बाद फसलों के न्यूनतम प्रदर्शन मूल्य निर्धारण संबंधी जो संस्तुति करता है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। इसी तरह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की जो स्थापना की गई थी 1985 में। देश में इकोलॉजिकल जो क्षेत्र हैं 20। मूंगफली के क्षेत्र के अंतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला जो भारत का राज्य है पंजाब। पीत क्रांति से संबंधित है देखा जाए तिलहन उत्पादन। 2 दल वाली तिलहनी जो फसल है मूंगफली। मूंगफली की मुख्य फसल है यहां पे देखा है गैम्बिया की। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक यहां पे क्षेत्र है कृषि। हरित क्रांति नई व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में जो प्रारंभ की गई तो 7वें दशक के दौरान। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स जो स्थित कहां पर है आपका हैदराबाद में। उत्तर प्रदेश में 2011-12 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का जो योगदान था 24.5%। इसी तरह कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को जो सर्वाधिक शाख यहां पे प्रदान करती है वाणिज्यिक बैंक। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर जो यहां पे ऋणात्मक रही वो है 2004-05 में। आलू में ब्लैक हार्ट का जो कारक है यहां पे देखा जाए तो ऑक्सीजन की कमी। भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का जो निर्णय लिया कॉफी व चाय के उत्पादों के लिए। नीली क्रांति किस चीज से संबंधित है तो यहां पर देखें मत्स्य उत्पादन से। भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं थे यहां पे चरण सिंह। रबी फसल है सरसों की। विश्व में फलोत्पादक के रूप में भारत का जो स्थान है दूसरा है। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति किसकी है गेहूं की। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहां पर है वाराणसी में। गंगा वाराणसी एक प्रजाति है आंवले की। राज 3077 एक प्रजाति है गेहूं की। पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे ज्यादा जो प्रचलित उर्वरक है यूरिया। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त जो फसल होती है सनई। कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली अपनाने वाला जो प्रथम राज्य है वो कौन सा है राजस्थान। गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन के द्वारा विकसित की गई सरबती सुनारा। और मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है आपकी अरहर की। तो यहां पे देखा जाए तो ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है आपके तो हमने यहां पर देख लिए। ये देखिए काफी सारे क्वेश्चन है जो एग्रीकल्चरल रिलेटेड हैं। कौन सी फसल किसकी है, कौन सी प्रजाति किसकी है, कौन किस उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है, कौन सी फसल कहाँ ली जा रही, कौन से राज्य किस में किस स्तर पे हैं। आपको ऐसे ही प्रश्न यहाँ पर आपको मूलतः एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको काफी देखने को मिलते हैं। गेहूं एवं राई के बीच की संकर क्रॉस है ट्रिटिकल। सीवन जो पौधा है मक्का का।
दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक का उपभोक्ता देश जो है भारत। सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में। विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। एकमात्र चुकंदर से चीनी जो तैयार करता है यूक्रेन। मक्का उत्पादन में विश्व में जो द्वितीय स्थान पर है तो चीन। आम की किस्म दशहरी नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है आम्रपाली। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है अरहर की। भारत में सर्वाधिक जो गन्ना पैदा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का जो अनुपात है 1:2:2। पूसा बोल्ड एक प्रजाति है आपकी सरसों की। केले का अधिकतम जो उत्पादन करता है तमिलनाडु राज्य। भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है 33% और भारत में मसाला का सर्वाधिक उत्पादक जो है वहां पर मध्य प्रदेश में है। आगे देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक जो दुग्ध उत्पादक देश है तो यहां पे देखिए भारत में फसल बीमा योजना जो प्रारंभ की गई 1985 में। निर्यात हेतु आम की जो पसंदीदा जो प्रजाति है वो है अल्फांसो। कृषि का योगदान इसमें राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग आपको 18% है, जो कि 2018-19 में 16.5% हो गया। एगमार्क एक्ट भारत में जो लागू किया गया है तो यहां पर आपको देखिए 1937 में। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना ये मुख्य रूप से किससे संबंधित है तो निर्यात योग्य कृषि उत्पादों के लिए। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का यहां पर क्रय करती है उसे क्या कहते हैं, उपार्जन मूल्य। प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तावित जो द्वितीय हरित क्रांति योजना यहां पर आपको है जिसमें सम्मिलित नहीं है कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन देना। इसी तरह फसल बीमा एकाधिकार में नहीं है किसके, जनरल इंश्योरेंस कंपनी के। अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत जो पैदा की जाती है मोटे अनाज और चावल पैदा किए जाते हैं। सहकारी इकाइयों की दशा में विकास की जो ऊंची दर प्राप्ति हुई है तो यहां पर देखा है चीनी में। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है तो आंध्र प्रदेश। भारत में जूट उद्योग जो प्रमुखता केंद्रित है आपको तो पश्चिम बंगाल में। स्वपरागित जो फसल में संकर उगाई जाती है तो यहां पर देखिए मटर में। और एक खरीफ फसल यहां पर देखा जाए तो आपको है सोयाबीन। इसके बाद देश का पहला बायोडीजल जो संयंत्र लगाया गया काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। दलहनी फसलों के उत्पादन है जो आवश्यक तत्व होता है कौन सा, कोबाल्ट। भारत में कृषि को क्या समझा जाता है, जीविकोपार्जन का एक साधन। विशेष कृषि उपज जो योजना का संबंध है कृषि उत्पाद पदार्थों के निर्यात के उछाल या थ्रस्ट से। इसी तरह भारत में केसर का सबसे बड़ा जो उत्पादक है तो यहां पर आप देखें कश्मीर। हरित क्रांति की सफलता का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण आपका कारक है तो उन्नत किस्म के बीज। भारत में 2015-16 में संकर या चालू जोतों का सबसे बड़ा जो औसत आकार है नागालैंड। गत 5 दशकों में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि के उत्पादन का जो प्रतिशत है यहां पर देखा जाए तो धीरे धीरे घटा है। इसी तरह कृषि उत्पादों की मांग जो पाई जाती है तो यहां पर देखा जाए अस्थायक त्वहीन। जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन कैसा होगा, यहां पर देखा जाए शून्य। सब्जी वाली फसलों के जो उपयुक्त होता है अति अल्पकालीन बाजार। वहीं तना रेशों का जो स्रोत नहीं होता तो यहां पर देखिए कपास में। वर्ष 2012-13 के लिए सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया मध्य प्रदेश को, जो वर्ष 2018-19 में देखा जाए तो तमिलनाडु एवं बिहार। इसके बाद फसलों का बागान कहा जाने वाला जो राज्य है केरल। न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो निर्धारक है वो वहां पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक तरफ यहाँ पर कुछ क्रांतियां दी गई हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर संबंधित क्षेत्र। तो हरित क्रांति जो है खाद्य उत्पादन में वृद्धि, श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति आपको मत्स्य पालन से और भूरी क्रांति जो है आपको उर्वरक से संबंधित है। ऐसे ही ये क्वेश्चन आपको फसलों के नाम और उससे संबंधित बीमारियों को लेकर पूछा गया है। जैसे गन्ना, आपको इसमें जो होने वाला रोग है या बीमारी उसे रेड रॉट कहते हैं। खैरा नामक जो रोग होता है धान की फसल में होता है। उकठा या विल्ट नामक जो रोग है बाजरे अरहर की खेती में होता है। और झुलसा या लेट
ब्लाइट जो रोग होता है वो आलू में होता है। इसी तरह कुछ व्यक्ति और उससे संबंधित जिनको विशेष जो कार्य उनके द्वारा किए गए, जैसे कि एम एस स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति से संबंधित हैं, एल के झा जो कराधान से संबंधित है, विजय कुरियन दुग्ध उत्पादन से, मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण को लेकर के। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का जो अंशदान है वो लगातार आपको घट रहा है और ग्रीन हाउस में सब्जियों की खेती करने का जो मुख्य उद्देश्य है अनियमित या बेमौसम कह सकते हैं फसलों का यहाँ पे उत्पादन करना। कृषि के पास देखा है तो दूसरा सेक्टर इकोनॉमी के अंतर्गत आता है वो है इंडस्ट्री सेक्टर। और इंडस्ट्री सेक्टर में भी देखा जाए आपको पिछले कुछ सालों में भारत ने जिस तरीके के प्रोजेक्ट चलाए हैं, चाहे वो स्किल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश हो या यहाँ पर विभिन्न प्रकार की PLI योजना हो, जिसके माध्यम से भारत ने विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट मेगा आपको प्रोजेक्ट हैं, क्लस्टर पार्क हैं, उनकी स्थापना यहाँ पर की जा रही है। और उद्योगों का जो भारत में एक मेक इन इंडिया प्लान के माध्यम से भारत में उत्पादों को बना करके सेल करने को लेकर काफी बड़े स्तर पर काम प्रारंभ हुआ और इस कारण ये भी उद्योग लगातार आपका चर्चा का विषय बना है और यहां से भी प्रश्नों के आने की जो प्रवृत्ति है वो आपको बढ़ी है। जैसे कि विश्व का वह देश जो 2020 में लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश था वो है कनाडा। उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को शुरुआती 5 वर्षों की अवधि के लिए करों का जो भुगतान नहीं करना पड़ता, वो कहां पर, यदि आपने विशेष आर्थिक क्षेत्रों में यहां पर कंपनियां लगाई हैं SEZ में। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में सर्वाधिक जो भार होता है बिजली क्षेत्र का। भारत में निर्देशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता है सॉफ्टवेयर को। इसके बाद गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना एवं पेराई का अधिक लंबा मौसम सहायता करता है उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योगों के स्थानिक स्थानांतरण को। उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की जो संस्तुति की गई थी किस समिति के द्वारा, आबिद हुसैन समिति के द्वारा। भारत में विनिवेश आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष बने JV रामकृष्णा। औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना में संबंधित समस्याओं के निराकरण में सहायता कराने के लिए जो समिति बनी थी यहां पर कौन सी, उद्योग बंधु। अभ्रक कच्चे माल के रूप में जो प्रयुक्त होता है तो विद्युत उद्योग में। लघु उद्योगों की समस्या जो नहीं है, हड़ताल एवं तालाबंदी। राष्ट्रीय नवीकरण फंड की जो स्थापना की गई उद्योगों की पुनर्संरचना एवं उनके आधुनिकीकरण के संदर्भ में। एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत जो सम्मिलित नहीं है तो ग्रामीण उद्योग इसमें सम्मिलित नहीं होता है। सार्वजनिक उद्योगों में विनिवेश जो आरंभ किया गया कब से, 91-92 में। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष यहां पे घोषित की गई 1948। भारत की वर्तमान जो औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है यहां पर देखा जाए तो वैश्वीकरण की ओर। इसके बाद BIFR संबंधित है रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण को लेकर के। वर्ष 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उपक्रमों के लिए निवेश सीमा जो है 10 लाख है, जो वर्तमान में बढ़ाकर 1 करोड़ भी कर दी गई है। भारत में उद्यम हेतु तो लाइसेंसिंग प्रणाली के जो आधार था तो उद्योग अधिनियम 1951। भारत में औद्योगिक विकास हेतु तो संयुक्त क्षेत्र का जो विचार रखा गया था 1956 की यहां पर औद्योगिक नीति के अंतर्गत। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखे गए उद्योगों की संख्या थी 18। भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों के संदर्भ में यहां पर जो स्थापना की गई निर्यात उद्योगों की प्रोन्नति के लिए। नवरत्न का जो विचार संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यमों के लिए। नवरत्न में सम्मिलित सार्वजनिक इकाई जैसे कि MTNL जो है एक नवरत्न कंपनी है। विपणन संस्था है सेल, एक क्या है, विपणन संस्था है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है जर्मनी के सहयोग से की गई। भारतवर्ष में प्रथम बृहद स्तर का जो इस्पात संयंत्र बनाया गया जमशेदपुर में स्थित है टिस्को। भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की जो स्थापना की गई निर्यात उद्योगों के विकास के लिए। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का जो स्थान यहां पर है तो दूसरा है। एक तृतीय क्रिया जो कलाप यहां पर आपको देखने को मिलती है वो है विपणन। इसके बाद 1903 भारतवर्ष की प्रथम जो चीनी मिल आपको स्थापित की गई कहां पर, प्रतापपुर में।
उत्तर प्रदेश जो है औद्योगिक विकास निगम जो स्थापित किया गया आपको कानपुर में। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यहाँ पे लघु स्तरीय एवं कुटीर उद्योगों को मुख्यतः जो प्रोत्साहित करता है अधिक अवसर के रोजगार उत्पन्न करना। सिडबी की जो स्थापना की गई किसके द्वारा यहाँ पे की गई, यहाँ पे लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना जो शुरू किया गया पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लोस्टर में। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य यहां पर है कृषि निर्यात का संवर्धन करना। फूट लूज यहां पे उद्योग का एक उदाहरण देखा है, किसका है, सॉफ्टवेयर का। भारत में प्रथम उद्योग जिसका यहां पर विकास हुआ है कौन सा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कुटीर उद्योग। भारत का सबसे जो प्राचीन उद्योग है यहां पर देखा है सूती वस्त्र। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा जो उर्वरक कारखाना है फूलपुर उत्तर प्रदेश। इसी तरह देखिए सूची 1 और सूची 2 के अंतर्गत एक तरफ यहाँ पे लघु उद्योगों संबंधित आपको समितियां हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर उनसे संबंधित वर्ष हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें कौन कौन से यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आपको पूछे गए, एक तरफ यहाँ पे देखिए करवे समिति है जो 1985 में गठित हुई, आबिद हुसैन समिति 1995 में, नायक समिति 1991 में, SS कोहली समिति सन 2000 में। देश के जीडीपी के घटक प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और विदेशी क्षेत्र के उत्पाद द्वितीय क्षेत्र में जो सम्मिलित नहीं है वो कौन सा है, खनन। भारत का पहला रक्षा औद्योगिक जो पार्क स्थापित किया गया कहां, केरल। तो इंडस्ट्री सेक्टर हमने देखी, लेकिन भारत के इकोनॉमी में अगर हम सबसे ज्यादा योगदान अगर देखें तो किस सेक्टर का है, आपको सर्विस सेक्टर का। सर्विस सेक्टर आपका भारत के साथ साथ वैश्विक स्तर के कई सारे देशों की जीडीपी का सबसे अहम यहाँ पर योगदान करता होता है और इससे संबंधित भी देखे जाए आपको एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं। जैसे कि भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान जो रहता है सेवाएं। 1991 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पूंजी निवेश का सबसे बड़ा जो हिस्सा है किस सेक्टर में, सेवा सेक्टर में। भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा जो भाग है सेवा क्षेत्र में। वर्ष 2001 से 5 के मध्य निरंतर देखा जाए तो सेवा सेक्टर आपका बढ़ा है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश लगातार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है, सेवाओं का निर्यात। 2006 से 2010 के मध्य सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर जो भारत में रही है आपको सर्वाधिक संचार क्षेत्र की। वर्ष 2008-9 में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का जो योगदान आपको सर्वाधिक रहा, दिल्ली। इसके बाद वर्ष 2007-8-9 में भारत के लिए सबसे बड़ी विदेशी मुद्रा का जो अर्जक यहाँ पे क्षेत्र है आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाएं। छठे वेतन आयोग की यहाँ पे अध्यक्षता बीएन कृष्णा के द्वारा की गई और परिवहन, संचार, होटल जो है आपको सेवा क्षेत्र से संबंधित है। भारत में पाए जाने वाले खनिज संसाधन और उसका यहाँ पर इंपॉर्टेंस उद्योग औद्योगिक सेंटर के रूप में देखा जाए, जैसे कि यहाँ पर उससे संबंधित आपको इकाइयां हैं। इंडियन ऑयल एक उपक्रम है, देखा जाए तेल विपणन से रिलेटेड है। भारत की सहकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक जो संस्था है खनिज एवं धातु व्यापार निगम। कुल देखा जाए कुछ आपके तेल शोधक कारखाने हैं और किस राज्य में स्थित हैं इसको लेकर प्रश्न आए हैं, जैसे कि तातीपाका आंध्र प्रदेश में, कोयली गुजरात में, नागापट्टिनम तमिलनाडु में, नुमालीगढ़ आपको आंध्र प्रदेश में। ऐसा ही एक यहाँ पे देखिए आपको ऊर्जा संसाधन सेक्टर को लेकर भी कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा जो स्रोत होता है जल विद्युत। एक आर्थिक अवस्थापना जो नहीं है कोयले की खानें। इसके बाद विद्यमान राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य नहीं है प्रति इकाई विद्युत की कीमत को कम करना। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 8 अगस्त 2015 को एक तापीय विद्युत स्टेशन जो शुभारंभ किया था विंध्याचल उत्तर प्रदेश में। एक और सेक्टर आता है परिवहन एवं संचार को लेकर के, इसमें भी कुछ प्रश्न आपको बन जाते हैं। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है, उपकर। यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लिए जाते हैं तो जहाजी कंपनी जारी करती है चार्टर पार्टी। और एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में कहां स्थापित हुआ, कांडला। इकोनॉमी में इसके बाद एक पूरा चैप्टर आपको बनता है आपको जिसको हम कहते हैं यहाँ पर HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसमें हम पढ़ते हैं गरीबी, आपको बेरोजगारी, मानव संसाधन का विकास, शिक्षा और इत्यादि जैसे पहलू इसमें शामिल होते हैं।
इस चैप्टर में ज़्यादातर सरकार के द्वारा देखा जाए तो एक आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं किस क्षेत्र में यहाँ पर किस तरीके की स्थिति है और उसको बेहतर बनाने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चला रही हैं और उस योजनाओं के माध्यम से क्या उद्देश्य लक्ष्य या क्या हमने हासिल किया है। तो इस पर बेसिस आपको यहाँ पर इसमें काफ़ी क्वेश्चन इस चैप्टर में देखने को मिलते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट भी होते हैं लाइक गरीबी क्या है, बेरोजगारी क्या होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं, ये भी आपको रहता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन टॉपिक्स पर। भारत में गरीबी का जो आकलन किया जाता है किसके द्वारा, तो नीति आयोग के कार्यदल के द्वारा। वह समिति जिसके द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु तो पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाली निजी व्यय को यहां पे शामिल किया गया, तेंदुलकर समिति। आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन का जो मुख्य कारण है तो देखा जाए तो कार्ल मार्क्स का यह कथन है। 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस का विषय है व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। इसके बाद निर्धनता का या के प्रकार हैं निरपेक्ष निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता। देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कार्यान्वित की गई सन 2016 ईस्वी में, वह योजना जो भारत सरकार के 100% यहां पर वित्त पोषित है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। किसान विकास पत्र यानी केवीपी योजना के लिए आपको ऋण बाजार में यह व्यापार योग्य होता है। मानवीय गरीबी सूचकांक जो विकसित किया गया 1997 में। भारत में गरीबी का स्तर जो निर्धारित होता है घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का जो आधार है उपभोग आंकड़े। निर्धनता का दुष्चक्र की जो अवधारणा है तो यहां पर देखा जाए नक्शे की है। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत आकलित जो किया है तो यहाँ पे तेंदुलकर प्रविधि के द्वारा 2011-12 में 21.9%। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की। इस समिति के जो अध्यक्ष थे सुरेश तेंदुलकर। इसके बाद भारत में गरीबी रेखा का जो आकलन किया जाता है लकड़वाला समिति की संस्तुतियों के आधार पर। भारत में वह राज्य जिसमें सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगारी का प्रतिशत है केरल। 1994 और 2007 के दौरान भारत में संगठित क्षेत्र में जो रोजगार समृद्धि आपको देखने को मिली उसमें गिरावट आई। भारत में बेरोजगारी मापन की वह विधि जो NSSO के द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है, चालू मासिक स्तर। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी जो पाई जाती है वो आपको कृषि क्षेत्र में। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का जो न्यूनतम प्रतिशत अंक है आपको जम्मू कश्मीर में, वर्तमान में देखा जाए तो गोवा में। अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा गया है किसे, तो मध्य प्रदेश को। विश्व विकास रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में $2 प्रतिदिन से कम अर्जित करने वाली जनसंख्या का जो प्रतिशत है यहां पर देखा जाए तो ये 80%। पुराना आंकड़ा है, ठीक है। असमानता घटाने का उपाय नहीं है तो यहां पे देखिए अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड के गठन का जो उद्देश्य है सामाजिक सुरक्षा। अदृश्य बेरोजगारी जो सामान्यतः आपको पाई जाती है प्राथमिक क्षेत्र में। कृषि संबंधी यहां पे सरकार के द्वारा कई योजनाएं प्रोत्साहन यहां पर प्रारंभ किए गए हैं, जैसे कि कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो उपलब्ध कराती है पेंशन और बीमा लाभ। इसी तरह आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले यहां पे सभी भूमिहीन श्रमिकों को लेकर के। विश्व बैंक के ऋण के रूप में सहायता ICAR के द्वारा राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन परियोजना चलाई गई, जिसके कितने घटक थे, 4 घटक थे। भारत सरकार ने कृषि एवं सहकारिता विभाग के रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम को कब आरंभ किया गया, 2011-12 में। हरियाली कार्यक्रम किससे संबंधित है, जल संचयन प्रबंधन के समर्थन को लेकर के। इसी तरह राष्ट्रीय बागवानी जो मिशन आपको संबंधित है, आपको आच्छादित कौन सा क्षेत्र है, तो यहां पर उत्तर प्रदेश। किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना आपको प्रारंभ की गई है 1998-99 में। इसी तरह कृषि आय बीमा निगम जो प्रारंभ हुआ वर्ष 2003-04 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ हुआ 1999-2000 में। मध्याह्न भोजन योजना हेतु प्रबंध का वित्तीय व्यवस्था जो की जाती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा।
इसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है कि इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से जो आच्छादित नहीं है मोटे अनाज, जो कि अब बाद में शामिल कर लिया गया। वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना जो चलाई गई थी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु। भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो प्रभावी हुआ अगस्त 2007 से। मिड डे मील जो प्रारंभ हुआ 1995 में। मध्याह्न भोजन योजना के प्रारंभ एवं व्यवस्थित जो नहीं करता है वो ठेकेदार के द्वारा व्यवस्थित नहीं होती है। वित्तीय वर्ष संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया वर्ष 2005-06 में। इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिसका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक है। उपभोक्ता उत्पादों से इस योजना के अंतर्गत जो अधिसूचित नहीं है, अधिसूचित एवं प्रतिजैविकी औषधियां एवं यहां पे आपको प्रतिजैविकी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में जो सम्मिलित नहीं है तो देखा जाए आपको तिलहन। अगला सेक्टर आता है स्वास्थ्य संबंधी, यहां पे सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शिशु मृत्यु दर के संबंध में जो लक्षित है कि वर्ष 2014 तक 30 प्रति हजार यहां पर जीवित जन्म को यहां पे प्राप्त करना। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रारंभ करने का वर्ष 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो शुरू किया गया 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है स्वजल धारा योजना। निर्मल ग्राम पुरस्कार जो योजना का उद्देश्य है शौच स्वच्छता। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में एड्स की रोकथाम के लिए जो प्रारंभ किया गया था प्रोजेक्ट सनराइज। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो आरंभ हुआ है 1952 ईस्वी में। इसी तरह शिक्षा संबंधी योजनाओं को लेकर के भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कौन सी योजना कब यहां पर आपको चलाई गई, जैसे सर्व शिक्षा अभियान 2001, साक्षर भारत मिशन 2009, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। एक और प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान शामिल आयु वर्ग के विद्यार्थी कौन हैं, तो 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे। इसी तरह महिला वृद्ध एवं बाल कल्याण को लेकर के जो योजनाएं यहां पर आपको चलाई गई या उससे संबंधित जो प्रश्न आए हैं, जैसे कि यहां पर आप देखिए एक सूची योजना है, जो योजना आपको कब चलाई गई यहां पर सूची मिलान करने को लेकर है। महिला समृद्धि योजना 1993 में, महिला सशक्ति योजना 1998 में, महिला साम्राज्य योजना 1989 में और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन देखा जाए तो आपको 2001 में प्रारंभ किया गया। इसी तरह जननी सुरक्षा योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है क्या है, जिसमें मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी करना। जीवन में कठिन परिस्थितियों को प्राप्त महिलाओं की सहायता करने से संबंधित जो है यहां पर स्वधार योजना। अब अगला यहाँ पे टॉपिक आता है गरीबी उन्मूलन रोजगार कल्याण संबंधी यहां पे सरकार के द्वारा चलाई गई जो योजनाएं हैं, जैसे कि योजना और उससे संबंधित वर्ष को लेकर सूची मिलान करने पर एक क्वेश्चन है की विलेज स्कीम यानी कुंजी ग्राम योजना अगस्त 1952 में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण संस्तुति जनवरी 1958, जिला ग्राम विकास अभिकरण अप्रैल 1999। काफी पुरानी योजनाएं जो हैं आपको एग्जाम में पूछ ली गई थी। इसके बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना जो प्रारंभ की गई कब, तो सन 2013 में। केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना में जो धन आवंटित किया गया 48,000 करोड़। श्रम योगी मानधन यहां पर जो योजना संबंधित है, तो यहां पे आप देख सकते हैं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पेंशन योजना से। इसी तरह ट्राइसेम योजना जो संबंधित है तो ग्रामीण युवा विकास से। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में पुनर्निर्मित यहां पे किया गया 2021 में। भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा जो कार्यक्रम यहां पर है मनरेगा। अगला देखते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लागू की गई वर्ष 1999 में। श्रमेव जयते जो कार्यक्रम आपको जुड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना संबंधित है ग्रामीण बैंकिंग से। स्वावलंबन जो योजना आपको प्रारंभ की गई 2010 में। प्रधानमंत्री आवास योजना की जो समयावधि है 2015 से 2022।
आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा जो प्रदान करती है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन श्रमिकों के लिए। इसी तरह राजीव आवास योजना का जो लक्ष्य है कि मलिन बस्ती मुक्त भारत का निर्माण करना। संगम योजना का जो उद्देश्य है कि विकलांगों की सहायता करना। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता का प्रोग्राम जो है अति गरीबों के वृद्धावस्था पेंशन को लेकर के है। ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, ये सभी जो ध्येय हैं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में जो सम्मिलित नहीं है देखा जाए लघु उद्योग। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया जाता है JRY को। और ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना जो प्रारंभ की गई वर्ष 1948 में। आगे देखते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो प्रारंभ की गई 1999 में। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष यानी कि RIDF जो के अंतर्गत जो नहीं आता है, अंतर्गत आपको ग्रामीण उद्योग इसके अंतर्गत उसके विकास को लेकर काम यहां पे नहीं किया जाता। JNNURM योजना के से जो संबंध नहीं है, यहां पर हेरिटेज क्षेत्रों का विकास करना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को लेकर के यहां पे देखिए जो प्रारंभ करने का जो मूलभूत उद्देश्य था कि आपके जो ग्रामीण क्षेत्र के यहां पर आपको आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना। JNNURM का जो संबंध है शहरी अधोसंरचना में यहां पर सुधार करना। वर्ष 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का जो अंग नहीं है ग्रामीण स्वच्छता। UPA सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम में जो सम्मिलित नहीं था सर्व शिक्षा अभियान। भारत सरकार का एक कार्यक्रम जो सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का है विजन 2020। ग्रामीण अवस्थापना क्षेत्रों में केंद्रीय सरकार की भारत निर्माण योजना में जो आच्छादित नहीं था सफाई का प्रबंधन। भारत निर्माण के अंतर्गत जो सम्मिलित नहीं है ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना जो आरंभ की गई वर्ष 1993 में। और भारत निर्माण का जो अंश नहीं है वह है कृषि आधारित उद्योग। इसके बाद ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए जो सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना का उद्देश्य है आश्रय बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2013-14 में प्रधानमंत्री महात्मा गांधी यानी कि नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की जो भागीदारी थी कितनी 52.9%। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो आरंभ हुई अप्रैल 1999 में। कौशल विकास जो पहल क्रियाशील हुई अप्रैल 2010 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है उनकी संख्या कितनी है 100 दिन। मनरेगा में वर्तमान में 150 और केवल आदिवासी क्षेत्रों में है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रारंभ में जो लागू किया गया था सिर्फ 200 जिलों में। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार की जो स्थापना हुई 1999 में। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण सामाजिक आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना, ये सभी उद्देश्य किस योजना के थे जवाहर रोजगार योजना के। 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास पर आधारित है। भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए जो कार्यक्रम यहां पे प्रारंभ किया गया आधार। आगे देखिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम जो सर्वप्रथम यहां पे प्रारंभ किया गया वर्ष 1975 में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की जो संकल्पना पर्यायवाची है अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण की। एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है तो सामाजिक वानिकी। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज जो संबंधित है आर्थिक विकास से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष के रोजगार को यहां पे जो सुनिश्चित करता है 100 दिनों का। ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु जो कार्यक्रम यहां पे था IRDP, ट्राइसेम और NRIP। भारत निर्माण के अंतर्गत जो सम्मिलित नहीं है तो यहां पे देखिए ग्रामीण चिकित्सालय। कुछ योजनाओं के नाम उनके प्रारंभ वर्ष पूछे गए हैं जैसे कि कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997,
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2002। तो काफ़ी सारी योजनाएं जो सरकार के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों के लिए बनाई गई हैं वो आपके देखा जाए तो एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर और भी योजनाएं हैं, फिर उसके बाद सूचकांक भी आपको इसमें शामिल हैं। इसके बाद स्वजल धारा, ग्रामीण जलापूर्ति, हरियाली योजना, वाटरशेड प्रबंधन, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ग्रामीण संपर्क को लेकर यहाँ पे प्रारंभ की गई योजनाएं थे। इसी तरह वह योजना जो अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों को प्रत्यक्ष वित्तीय समर्थन प्रदान करता है, उस योजना का नाम क्या है? नई उड़ान। एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अब इकोनॉमी में एक और टॉपिक जो काफी पूछा जाता है वो है सूचकांक रिपोर्ट्स, जो कि यहाँ पर कई बैंकिंग सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, नीति आयोग यहाँ पर अलग अलग चीजों को लेकर के जारी करती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट जो प्रकाशित की जाती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। वैश्विक भूख सूचकांक 2021 में भारत का जो रैंक रहा, 2023 में भारत का जो स्थान रहा 101वां, 2021 में 2023 में देखा है 111वां। मानव विकास सूचकांक जो सम्मिलित करता है लंबी आयु, शैक्षणिक उपलब्धि और जीवन यापन का स्तर। प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार जो सम्मिलित हैं लैंगिक असमानता सूचकांक में। इसी तरीके से कुछ रिपोर्ट्स और किसके द्वारा जारी करने वाली संस्थान, जैसे कि विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट IMF, व्यवसाय सुगमता रिपोर्ट विश्व बैंक, पर्यावरण निष्पादन रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच। मानव विकास रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी सूचकांक को प्रथम बार जो सम्मिलित किया गया HDR 2010, वह समिति जिसने मुद्रास्फीति के माप के लिए WPI थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर CPI या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को चुना था, वो था उर्जित पटेल समिति। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में जो सम्मिलित होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जो विकसित किया गया मॉरिस डी मोरिस के द्वारा। भारत में सबसे बड़े 50 तरल स्टॉक को प्रदर्शित करने वाले सूचकांक का जो अभिधान है यहाँ पे देखा जाए तो निफ्टी सूचकांक। मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम जो विकसित किया गया UNDP के द्वारा। आर्थिक एवं जैविक उपजों का जो अनुपात कहलाता है फसल सूचकांक। और मानव विकास सूचकांक का एक हिस्सा नहीं है स्वास्थ्य एवं पोषण। इसके बाद मानव विकास की दृष्टि भारत का सर्वाधिक जो विकसित राज्य है केरल। संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम एक विषमता सूचक सूचकांक जो विकसित किया गया, इसमें सम्मिलित नहीं है रोजगार का स्तर। मानवीय विकास सूचकांक का जो तत्व नहीं है शिशु मृत्यु दर। HPI मानव निर्धनता सूचकांक में जो विचार किया जाता है सामाजिक अपवर्जन का। औद्योगिक समूहों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 2010-11। भारत में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का जो आधार होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक के मापन में सबसे अधिक जो भार दिया जाता है विनिर्मित उत्पाद पर। अक्टूबर 2009 में एक निर्णय लिया गया कि थोक मूल्य सूचकांक जो आधार वर्ष है 1993-94 से हटाकर कर दिया जाएगा 2004-05, जिसे वर्तमान में कर दिया गया है 2011-12। UNDP का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो है कितने से बना है? 10 प्रत्ययों या 10 इंडिकेटर से यहां पर बनता है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है संसाधनों के समुचित उपयोग, उत्पादकता में वृद्धि और कुशलता में विकास को लेकर के। BSE सेंसेक्स शेयर बाजार में उतार चढ़ाव मापने का एक सूचकांक है। इस सूचकांक में जितनी कंपनियों को सम्मिलित किया जाता है उनकी संख्या कितनी है? 30। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक जो उपयुक्त आकलन यहां पे देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय का है। इसके बाद स्विस बैंकिंग समूह क्रेडिट स्विस के द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल वेल्थ डेटा बुक 2014 के अनुसार वर्तमान में भारत के 10% धनी लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 75% यहां पे प्रतिनिधित्व करते हैं। और मानव विकास सूचकांक में जो सम्मिलित नहीं किया गया है वो जनसंख्या में वृद्धि को लेकर। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान संतुलन को लेकर के। आयात निर्यात की दशा और दिशा को लेकर के किस तरीके के प्रश्न आए हैं, जैसे कि विदेशी पूंजी में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? तो विदेशी सहायता, विदेशी विनियोग, बाह्य वाणिज्यिक ऋण। शुद्ध निर्यात बराबर होता है निर्यात आयात के।
व्यापार की मात्रा को जो घटाता है आयात कर, वह उद्देश्य जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग किया जा सकता है भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए। साख पत्र दिया जाता है एक आयातकर्ता के द्वारा। आयात की प्रक्रिया जो आरंभ होती है इंडेंट के द्वारा। भारत का सर्वाधिक आयात जो व्यापार है ओईसीडी देशों के साथ जो वर्तमान में उत्तर पूर्व एशिया हो गए हैं। इसके बाद भारत के आयात का सबसे बड़ा जो भाग मूल्य में प्राप्त होता है चीन से। भारत का 50% से अधिक जो आयात आता है एशियाई देशों से। पिछले कुछ वर्षों भारत की आयात की सूची में सबसे अधिक जो स्थान ले रखा है पेट्रोल और पेट्रोलियम निर्मित उत्पादों। विदेशी व्यापार शेष में भारत का चालू खाते पर व्यापार अधिक है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। भारत में वर्तमान में मूल्य की दृष्टि से भारत आयात का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण मद है पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थ। भारत से चमड़े का जो अधिकतम आयात करने वाला जो देश है यहां पर देखा है जर्मनी। भारत के मुख्य आयात में हाल ही के वर्षों में जो सबसे महत्वपूर्ण मद रही है पेट्रोल एवं खाद्य तेल। साख पत्र उत्पन्न प्रस्तुत किया जाता है एक आयातकर्ता के द्वारा। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा जो आयातक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत से सामान्यतः जो निर्यात नहीं किया जाता है वो है दालें। 2004-05 में भारत के निर्यात में जो सर्वाधिक हिस्सा था विनिर्मित वस्तुओं का। भारतीय निर्यात की परंपरागत जो वस्तु है जूट उत्पाद। ईसीजी संबंधित है निर्यात वित्तयन एवं बीमा के संदर्भ में। भारत के निर्यात की सबसे बड़ी मदों में पेट्रोलियम उत्पाद का 14%, मोती मूल्य अर्ध मूल्यवान पत्थर का 7.87%, ड्रग फॉर्मुलेशन जैविक पदार्थ का यहां पर 4.36% यहां पर हिस्सा है। इसके बाद भारत में निर्यात का सबसे बड़ा भाग जो है यहां पे संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन और हांगकांग को यहां भेजा जाता है। इसी तरह अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? अदृश्य निर्यात का अर्थ है सेवाओं का निर्यात। आयात और निर्यात पे लगाए जाने वाले जो कर को हम क्या कहते हैं? सीमा कर, शुल्क। भारत में निर्यात व्यापार के जोखिम का जो बीमा करती है निर्यात साख एवं गारंटी निगम के द्वारा। भारत के कुल निर्यातों में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का हिस्सा कितना है? 15%, जो कि 2022-23 में 17.9% हो गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम जो प्रभावी हुआ 2006 में। विशेष आर्थिक जोग अधिनियम लोकसभा के द्वारा जो पारित किया गया वर्ष 2005 में। वर्तमान में विश्व व्यापार में भारत का अधिभाग कितना है? 1%, जो वर्तमान में 1.77% हो चुका है। विशिष्ट आर्थिक मेखला नहीं है चेन्नई में। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र नीति जो घोषित की गई अप्रैल 2000 में। सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? कि निर्यात में वृद्धि करना, विदेशी मुद्रा अर्जित करना, भुगतान संतुलन को धनात्मक करना। सुपर 301 जो संबंधित किससे है? मुक्त व्यापार में अवरोध से। वह अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा जो अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क यहां पर लगाने की शक्ति देता है, सुपर 301। सुपर बाजार होता है एक उच्च गुणवत्ता और बहुमूल्य वस्तुओं के विकास का संगठन। और भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की जो स्थापना की गई निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। इसके बाद फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की अंतिम रूप से जो लागू किया गया वर्ष 2000 में। भारत का सबसे बड़ा जो व्यापार साझीदार था यूएसए। भारत के कुल व्यापार में चीन का अंश जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। 2020 में देखा जाए तो यह घटा है। क्रेता का बाजार कहलाता है जहां मांग से पूर्ति आपको अधिक होती है। वर्ष 2009-10 में भारत के निर्यातों में जो सबसे ज्यादा यहां पर हिस्सा रहा यूएई का, वर्तमान में देखा है अमेरिका का हो चुका है। जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्यांकन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है कि आयात महंगा हो जाता है और निर्यात यहां पर ज्यादा बेहतर हो जाता है, निर्यात सस्ता हो जाता है। निजी क्षेत्र का जो प्रथम निर्यात प्रक्रिया है उसको अगर देखा जाए स्थापित किया जाता है तो सूरत में। भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ था कहां? तो यहां पर आप देख सकते हैं वर्ष 1972 में। इंडियन ब्रांड इक्विटी फंड का जो प्रयोजन किया गया था मेड इन इंडिया को एक गुणवत्ता का अंकितन यानी कि लेबल बनाना। भारत में आयात नहीं किया जाता है तो देखा जाए खनिज लौह का।
इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन को लेकर के काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, जैसे कि यदि किसी राष्ट्र का भुगतान संतुलन प्रतिकूल है तो उस देश की सहायता करने वाला संस्थान बन जाता है IMF। व्यापार संतुलन से जुड़ा हुआ है वस्तु का शुद्ध व्यापार। इसके बाद एक देश निवासी गण शेष विश्व के के बीच आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा परिभाषित किया जाता है भुगतान संतुलन के रूप में। भुगतान संतुलन में निहित होता है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण, ये तीनों ही चीजें। भुगतान संतुलन शब्द का जो प्रयोग किया जाता है आयात निर्यात के संबंध में, कितना आयात किया गया कितना निर्यात किया गया उसी का लेखा जोखा। और भुगतान संतुलन के चालू खाते में जो सम्मिलित नहीं किया जाता है अनिवासी भारतीयों की शुद्ध जमा को। एक और टॉपिक इसी लेक्चर के अंतर्गत आता है जिसमें हम कहते हैं विदेशी निवेश एवं ऋण को लेकर के, जैसे कि व्यापार सुविधा समझौता TFA जो प्रस्तावित किया गया है विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। हाल ही के वर्षों में भारत को अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करने में जो सफलता हासिल हुई है जीवन बीमा व्यवसाय, बैंकिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर के। भारत के अंश पूंजी में निवेश हेतु पूंजी का अंतर्वाह सबसे अधिक जो होता है मॉरिशस से, जो वर्तमान में सिंगापुर में है। भारतीय बाजार में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए जो अवसर मिले हुए हैं वह निम्न क्षेत्रों से है, जैसे कि पर्यटन, चिकित्सा संरक्षण, परिधान और चमड़े के सामानों को लेकर के। गत दशक में भारत सबसे अधिक सीधा विदेशी निवेश आकर्षित जो किया है सेवा क्षेत्र में। भारत के संचयी FDI अंतर्वाह में सर्वाधिक जो हिस्सा है मॉरिशस का है, वर्तमान में सिंगापुर। और भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में सर्वाधिक हिस्सा देखा है विदेशी मुद्रा का है। इसी तरीके से सितंबर 2019 के अंत तक भारत विदेशी ऋण था 563.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 2023 में 600 बिलियन डॉलर के करीब है। भारत सरकार ने फेरा को प्रतिस्थापित किया फेमा से। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना क्या है LPG रिफॉर्म्स, जिसमें वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। और जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो आरंभ हुआ 1994 में। अब ऐसे ही बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जिन्होंने अलग अलग स्तर पर व्यापार से संबंधित कई प्रकार के रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, उसको लेकर के यहाँ पे समझौते कराते हैं, व्यापार के नियम निर्धारित करते हैं और कई सारी रिपोर्ट्स इत्यादि भी जारी करते हैं। और उनके यहाँ पे संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं वो क्या है, जैसे कि वह व्यापार खंड जिसमें भारत एक सहयोगी सदस्य है आसियान, वह देश जो सार्क का सदस्य नहीं है म्यांमार, पुनर्वित्त संस्था कौन सी है नाबार्ड, विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना, वह बैंक जो कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है नाबार्ड, उरुग्वे दौर जो संबंधित है WTO से, और स्थापना के वर्ष के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में LIC 1956, UTI 1963, IDBI 1964 और SEBI 1988। इसके बाद भारत, ब्राजील, चीन और अन्य विकासशील देशों के द्वारा विश्व व्यापार संगठन में भविष्य में बातचीत करने के लिए बनाए गए समूह को कहा जाता है G77। G8 राष्ट्रों के समूह में जो सम्मिलित है ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और इटली। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना 1945 में। विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है गैर सदस्यों के द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। इसी तरीके से जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, ये हम इसका एक फुल फॉर्म है किसका GATT का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है जेनेवा में। हाल ही में 164वें सदस्य के रूप में विश्व व्यापार संगठन में शामिल कौन सा देश हुआ अफगानिस्तान। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो स्थित कहां पर है आपको जेनेवा में। इसी तरह डंकल नाम जो संबंधित है GATT से। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत यानी WTO के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में जो सम्मिलित नहीं है डंपिंग रोधी व यहाँ पे प्रतिपूरक चुंगियां। कपार्ड का संबंध किससे है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। कपार्ड एक स्वायत्त संस्था जो कार्य करती है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन। IRDA IRDA यहाँ पे देखा जाए तो विनियामक कंपनी बीमा कंपनियों का नियमन करने की एक यहाँ पे संस्था है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार जो है एक पत्र स्वर्ण इसे कहा जाता है। एप्टा का सदस्य यहां पर नहीं है म्यांमार।
विदेश व्यापार संवर्धन जो करता है ECGC, MMTC और MTC। सेवामुक्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन का प्रावधान करने हेतु किया जाता है राष्ट्रीय नवीकरण फंड का गठन। भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण की स्थापना के लिए यहां पर देखा है निर्णय लिया है आलू और प्याज के उत्पादकों के लिए। विदेशी निगम जो शामिल होते हैं भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा। और G15 संसार के विकासशील देशों की यहां पर एक संस्था, एक संगठन है। इसी तरह और ये यूरो जो राष्ट्रीय मुद्रा है यूरोपीय संघ के केवल 19 देशों की। निर्यातकों की विभिन्न जोखिमों हेतु बीमा जो प्रदान करता है एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। बाह्य ऋण के आकार और घटकों के आधार पर विश्व बैंक ने भारत का जो वर्गीकरण किया है औसत दर्जे के ऋणी देश के रूप में। भारतीय पूंजी बाजार में घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक के रूप में नियुक्त किया है? सेबी को। निर्यात वित्तीय बीमा संबंधी जो कार्य करती है ECGC। इसके बाद अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना है। धन को इस प्रकार सुनियोजित करना है जिससे औद्योगिक विकास का संवर्धन हो, लोगों की बचत को एकत्र करना। और ये सभी किसके अंतर्गत होते हैं? भारतीय यूनिट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के द्वारा। भारत में पर्यटन और होटल विकास का कार्य है ITDC का। संयुक्त राष्ट्र ने सबके लिए शिक्षा का जो लक्ष्य निर्धारित किया है वर्ष 2015 तक। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का जो सदस्य नहीं है कंबोडिया। ट्रिप्स समझौते से संरक्षण प्रदान करने के लिए सम्मिलित किया गया है पौध उत्पादन को। भारत में राज्यों की स्थापना में सुधार ऋण एवं अनुदान जो दिए जाते हैं विश्व बैंक के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे फसलों के भारतीय संस्थान है, कुछ स्थान जहां पर वो स्थित हैं, जैसे कि IIVR ये वाराणसी में है, IIPR कानपुर में है, IISR लखनऊ में है, IIHR आपका बेंगलुरु में है। इसी तरह फसलों के परियोजन निदेशालय और उस संस्थान जहां वो स्थित हैं, जैसे कि DRR ये आपको हैदराबाद में है, DWR करनाल में है, DMR नई दिल्ली में है, DPR आपका कानपुर में है। ऐसे ही कुछ संस्थानों को लेकर के यहाँ पर स्थान को लेकर पूछा गया, जैसे CMSRI करनाल में है, CTCRI त्रिवेंद्रम में है, IRRI जो है मनीला में है और CAZRI जो है जोधपुर में है। भारत जिस औषधीय पौधे के एकाधिकार को लेकर यूएसए से कानूनी लड़ाई जीत चुका है वो है नीम का पौधा। यूरोपीय संघ में अब कुल देश जितने हैं 27 और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण जो अधिकार है वो है पत्र स्वर्ण। चलिए अंतिम टॉपिक में विविध के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को भी हम यहाँ पे जाते जाते इसका रिवीजन कर लेते हैं। कुछ मिसलेनियस चीजें जो आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे जरूरी हो सकती हैं पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन आपको इकोनॉमी को लेकर पूछे गए, जैसे कि सिपरी ईयरबुक 2022 के अनुसार वह देश जिसके पास सर्वाधिक जो परमाणु हथियार हैं रूस। मानव विकास के 4 स्तंभों में देखा जाए सशक्तिकरण, समता, स्थायित्व और उत्पादकता आता है। वह राज्य जिसमें आय अधिक है परंतु मानवीय विकास निम्न है, हरियाणा। भारत में असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए अगस्त 2020 में जो आरंभ किया गया यहां पर पोर्टल है ई-श्रम। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय लीमा पेरू में है। असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 जो प्रकाशित की गई ऑक्सफैम के द्वारा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो शुरू की गई 2016 में। कुछ यहाँ पर संस्थान और कब स्थापित किए गए, जैसे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में, नाबार्ड की स्थापना 1982 में, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंक 1992-93 और किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है 1998-99 में। चलिए कुछ योजनाएं और उनसे जुड़े कार्यक्रम, जैसे कि ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम सहायता कार्यक्रम 1995 में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना देखा जाए तो आपको 2001 में आपको प्रारंभ की गई। इसी तरीके से अंतिम कुछ प्रश्नों को भी जाते जाते रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, वो है अंतरिक्ष अनुसंधान। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है नीति आयोग। व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है रोजगार सृजन।
अभिलेख विजन 2020 फॉर इंडिया जो संबंधित है आर्थिक विकास से, भारत की विकास दर जो सर्वाधिक हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में, जब जनसंख्या की प्रकृति जिसमें नमूने लिए जाते हैं सामान्य नहीं कही जाती, आंकड़े विश्लेषित किए जा सकते हैं नॉन पैरामीट्रिक सांख्यिकी के द्वारा। व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों का विषय क्या है? व्यापार मार्ग का औद्योगिक परिरूप एवं भौगोलिक संकेत। और ऑयल की कीमतों में वृद्धि, आर्थिक विकास पे असमंजस, विदेशी मुद्रा की निकासी एवं संविदा सरकार की समस्याएं जो मुख्य चुनौतियां हैं भारत के उठते हुए बाजार के लिए। तो इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत आज के सेशन में हमने कंप्लीट यहाँ पर एक रिवीजन किया है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित, यहाँ पे चैप्टर वाइज सभी यहाँ पर टॉपिक्स को, इससे आने वाले प्रश्नों को लेकर, तथ्यात्मक जानकारियों के साथ साथ फैक्चुअल डेटा और यहाँ पर योजनागत चीज़ों को लेकर के। जैसा मैंने सेशन को स्टार्ट होने से पहले कहा था कि आपको इकोनॉमी को पढ़ते समय किन पहलुओं से यहाँ पर अवगत होना है, इकोनॉमी पढ़ते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, रिवाइज करते समय किन पहलुओं पर यहाँ पर फोकस्ड होकर स्टडी करनी चाहिए। आपको इस पूरी सीरीज को यहाँ पर इस पूरे वीडियो को देखना है तो आपको वहाँ पर मेरी कही गई बातों को यथार्थ रूप में आपको देखने को मिला होगा। इसलिए आप इस वीडियो के माध्यम से न सिर्फ यहाँ पे इकोनॉमी का रिवीजन करिए बल्कि यहाँ पर अपने स्तर पर भी जब आप रिवीजन करें तो इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखकर, चैप्टर वाइज चीज़ों को ध्यान में रखकर स्टडी करेंगे तो आप इकोनॉमी से रिलेटेड समस्याएं जो रहती हैं कई सारे बच्चों को, वो यहाँ पर नहीं होंगी और आप मेन पहलुओं पर जो एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं उन पर आपका ध्यान रहेगा। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।